केनी रॉजर्स ने गाया था, तुम्हें पता होना चाहिए कब थामे रखना है, पता होना चाहिए कब छोड़ देना है, पता होना चाहिए कब दूर जाना है, पता होना चाहिए कब भागना है। अगर रूस में जरा भी समझदारी है, वो यूक्रेन में इतनी बार अपने पत्ते समेट चुका होता कि ओरिगामी विशेषज्ञ भी जलन खा जाए। लेकिन रूस लगातार दाव लगाता है। डोनेट्स्क में उसने बड़ा दाव लगाया है। रूसी आपूर्ति काफिला डोनेट्स्क के सबसे खतरनाक इलाके में फ्रंट लाइन पर सामान पहुंचाने गया। रूस ने किसी न किसी तरह ये दाव लगाया, यही वह काफिला होगा जो उस हाईवे को पार कर जाएगा जिसे रूस अपने सैनिकों के लिए नोगो जोन और ड्रोन से भरा मानता है। क्या हमें आपको बताने की जरूरत है कि आगे क्या हुआ? यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन ने काफिले को देख लिया और रूस की बाजी उल्टी पड़ गई, क्योंकि उसने दर्जनों गाड़ियां एक असली मौत के हाईवे पर खो दी। हमें सच में समझ नहीं आता कि रूस ने ऐसा क्यों किया। हमने यूक्रेन में रूस के बख्तरबंद वाहनों का अंजाम देखा है। करीब 25,000 वाहन पहले ही तबाह हुए हैं, क्योंकि वे यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन का आसान निशाना बनते हैं। जुलाई मध्य में दोनेत्स्क में रूसी कमांडरों ने चौंकाने वाला फैसला लेकर 50 वाहनों का काफिला दोनेत्स्क रिंग रोड पर भेजा। वह सड़क रूस के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये वही सड़क है जहां रूस ने मालवाहक और सैन्य परिवहन वाहनों पर रोक लगाई है, क्योंकि यूक्रेन का यहाँ फायर कंट्रोल है। ये सड़क टोरेत्स्क और कॉन्स्टेंटिनिव का शहरों के बीच मौजूद ग्रे जोन से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर स्थित है। ये यूक्रेन के ड्रोन की रेंज में है और काफी समय से ऐसा है। रूस के कमांडरों को महीनों से ये बात पता है। दोनेत्स्क रिंग रोड पर जाने वाले वाहन नष्ट हो जाते हैं और आज विनाश और भी निश्चित है। अब यूक्रेन के पास कई मोर्चों पर रूस के मुकाबले 1.5 से 1 एफपीवी ड्रोन की बढ़त है। डोनेट्स्क भी इसमें शामिल है। यूक्रेन में हर महीने ड्रोन की नई पीढ़ियां एफपीवी या अन्य सामने आ रही हैं। सिर्फ 2026 में ही यूक्रेन ने रिकॉर्ड 413 नए ड्रोन सिस्टम्स को मंजूरी दे दी है। एरोस्पेस ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट है। यह रिकॉर्ड है, जबकि साल अभी आधा ही हुआ है। फोर्ब्स के अनुसार अब यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन सिर्फ मोर्चे और उसके पीछे तक सीमित नहीं है। कुछ ड्रोन्स दुश्मन की लाइनों के पीछे 60 किलोमीटर तक जा सकते हैं, जिससे मोर्चे से 12 किलोमीटर दूर रिंग रोड स्पष्ट निशाना बनती है। ये सब कुछ खराब दाव जैसा लग रहा था। ये वैसे है जैसे पोकर में 7-2 ऑफशूट के साथ सब कुछ लगा देना। रूस को अपने 50 वाहनों का काफिला दोनेत्स्क रिंग रोड से सुरक्षित निकालने के लिए वाकई चमत्कार चाहिए था। भाग्यशाली जुआरी के लिए चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन रूस इतना भाग्यशाली नहीं था। जैसे ही काफिला मोर्चे की ओर बढ़ा, वही हुआ जिसकी आशंका थी। यूक्रेन ने रूस के साथ 2 देखकर इक्को की जोड़ी के साथ दाव बढ़ा दिया, या यूं कहे कि बहुत सारे रूसी वाहनों को तबाह कर दिया गया। जब पुतिन की सेना ने इतनी बेवकूफ़ी भरी चाल चली कि हमें समझ ही नहीं आता कि इसे आखिर मंजूरी क्यों दी गई थी। डोनेट्स्क फ्रंट के पीछे इवान फ्रांको समूह ने देखा कि रूस ने लंबे समय बाद अपनी सबसे खराब बाजी लगाई। यूक्रेन राज्य सुरक्षा सेवा के उस समूह ने ट्रकों, वैन, कारों व मोटरसाइकिलों के काफिले का पीछा किया और उनके मुंह में पानी आ गया। काफिले को मलिनिवका के बाहरी इलाके से आगे बढ़ने दिया गया, जो अब रूसी सेना का अहम ठिकाना है, क्योंकि वे डोनेट्स्क किलेबंदी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने अपनी चाल बिल्कुल सही चली। हर किलोमीटर के साथ रूस का आत्मविश्वास बढ़ता गया। मालिनिवका कई वाहनों की नजरों से लगभग ओझल हो चुकी थी। वे तात्कालिक खतरे के दायरे से लगभग बाहर थे और दाव सफल होने वाला था। फिर एफपीवी ड्रोन आ गए। उन्होंने रूस के काफिले के हर वाहन को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क रिंग रोड पर माल और सैन्य परिवहन की आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद #IFG ने सख्त कार्रवाई और आपके दान किए ड्रोन से कई उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा। इवान फ्रांको समूह ने टेलीग्राम पोस्ट में मजाक किया, ये घोषणा करते हुए कि ये अब तक के यूक्रेन युद्ध की शायद सबसे पहले से तय सी लगने वाली सफलता है। हमें केवल इस समूह की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि ये हमला हुआ था। इसकी फुटेज भी है, बहुत सारी फुटेज है। सेंसर.net एक वीडियो साझा करता है। फुटेज एक एफपीवी ड्रोन के दृश्य और पास से चल रही एक कार के यात्री के दृश्य के बीच बदलती रहती है, जिसमें ड्रोन रूसी काफिले के एक ट्रक की ओर बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि ड्रोन और करीब आता है। फिर फुटेज दूसरे दृश्य पर बदल जाती है, जहां हम वही देखते हैं। ये आगे पीछे बदलता रहता है जब तक ड्रोन की फुटेज बंद नहीं हो जाती। जो यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन की फुटेज देख चुका है जानता है कि फीड कटना हाल ही में हुए विस्फोट का संकेत है। वीडियो जब फिर से यात्री के दृष्टिकोण पर लौटता है तो दिखता है कि यूक्रेन का ड्रोन नीचे उतरकर सीधा वार करता है। ये रूस की डोनेट्स्क रिंग रोड आपदा की कहानी थी। यूक्रेन के ड्रोन लगातार उड़कर रूस के उन वाहनों को तबाह करते रहे जिन्हें ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए था। एक और वीडियो
इस बार जेलानोवा प्लस ने साझा किया। ये उसी सड़क पर हुई तबाही के बाद का मंजर दिखाता है जिस रास्ते से रूस ने जाने की कोशिश की थी। हम लगातार जले दो वाहनों को देखते हैं, कुल मिलाकर 50, जिनमें लाडा कार, क्वाड बाइक, ट्रक और एक वाहन था जो तोप ले जा रहा था। ये दृश्य मैड मैक्स फिल्म जैसा है। जहां भी देखे वहां कभी वाहन रहे ढांचे का मलबा है। ये स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन के बिना किसी रोक टोक के काफिले पर किए गए हमले में कितने रूसी सैनिक मारे गए। उस काफिले को कभी भी चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन अब वह लगभग मायने नहीं रखता। वाहनों की तबाही का दृश्य रूस को संदेश देने के लिए काफी है। आपने दाव लगाया कि डोनेट्स्क रिंग रोड अब सुरक्षित है। ऐसा नहीं है और जल्दी ऐसा नहीं होगा। फिर से सवाल उठता है, क्यों? रूस ने पूरे काफिले को ऐसी सड़क पर क्यों भेजा जबकि उसे पता था कि वह यूक्रेन के FPV ड्रोन की जद में है? हम अभी थोड़ी देर में इस सवाल के जवाब के कुछ अनुमान पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है मिलिट्री शो। अगर आप रूस की बेइज्जती देखना पसंद करते हैं तो हमारे पास और भी चीजें हैं। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप रूस द्वारा लिए गए सबसे बेवकूफ़ी भरे फैसलों पर आधारित और भी बहुत सारे वीडियो देख सके। कोई शक नहीं, रूस की डोनेट्स्क में गलती सरासर बेवकूफ़ी थी। यहाँ बेवकूफ़ी सिर्फ इतनी नहीं है कि यूक्रेन के FPV ड्रोन की निगरानी वाली सड़क पर 50 वाहनों का काफिला भेजा गया। और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, रूस ने इस काफिले को दिन में मोर्चे पर भेजने की कोशिश की। कम से कम अंधेरे की आड़ में उन वाहनों के पास कुछ मौका तो होता। यूक्रेन के FPV ड्रोन अंधेरे में भी वाहनों का पीछा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो होता। शायद कुछ लोग उस कत्लेआम से बचने में कामयाब हो जाते। रूस ने सैनिकों को आत्मघाती मिशन पर भेजा था। इसका कारण भी सीधा लगता है, हताशा। हमने पहले टोरेट्स्क और कॉन्स्टेंटिनिवका का जिक्र किया था। सबसे संभावित व्याख्या यही लगती है कि रूस ने यह हास्यास्पद दाव इसलिए लगाया क्योंकि वह इनमें से किसी एक शहर के पास मोर्चों पर सैनिकों और आपूर्ति पहुंचाने के लिए बेताब था। कॉन्स्टेंटिनिवका किलेबंदी की दक्षिणी सीमा पर है, जिसे रूस को डोनेट्स्क व डोनबास क्षेत्र पर कब्जे के लिए गिराना जरूरी है, जिसे पुतिन अहम मानते हैं। स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क कॉन्स्टेंटिनिवका के उत्तर में जुड़वा शहर है। क्रामाटोर्स्क सिर्फ 22 किमी दूर है। तो रूस की गलत सोच पर हमारी शुरुआती राय यह थी कि उसे लगा कि उसे इन मोर्चों में से किसी एक पर या शायद दोनों पर और अधिक सैनिकों और सामान की जरूरत है। भविष्य के हमलों के लिए उन्हें मजबूत करना संभव है। रूस ने कुछ सैनिक बचाने के लिए यह दाव खेला हो। हमने पहले भी कहा था कि लगातार फैलते ड्रोन ग्रस्त मारक क्षेत्रों के पास गाड़ी चलाना अक्सर मौत के बराबर है। वाहन आसानी से निशाना बनते हैं, इसलिए रूस ने घुसपैठ रणनीति अपनाई, जिसमें सैनिक पैदल इन मौत के इलाकों से गुजरते हैं। खतरनाक है, पर सैनिक वाहन से छोटा है, जिससे उन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। सैनिक खाइयों या बंकरों में छिपकर यूक्रेन के ड्रोन से बच सकते हैं। रूस की समस्या है कि 2025 में जो घुसपैठ रणनीति सफल रही थी, जब मारक क्षेत्र गहराई में 1 दर्जन किलोमीटर से कम थे, ये 2026 में अव्यवहारिक हो रही है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने कहा कि अब रूसी सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचने के लिए करीब 30 किलोमीटर पूरे लड़ाकू साजो सामान के साथ पैदल चलना पड़ता है। यह मारक क्षेत्रों के विस्तार के कारण है। कई सैनिक लड़ाई तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन से मारे जाते हैं, जिससे मोर्चे पर रूसी हमले उतने मजबूत नहीं रह जाते जितने पुतिन को चाहिए। इसीलिए इतनी हताशा है। इसीलिए रूस ने बेवकूफ़ी भरी बाजी लगाई। रूस के काफिले की तबाही को लेकर एक और संभावना है। सैनिकों को मोर्चे तक लंबी व खतरनाक यात्रा से बचाने का विचार हो सकता था। रूस ने यह भी दिखा दिया है कि उसे सच में इस बात की परवाह नहीं है कि इन पैदल यात्राओं में उसके कितने सैनिक पहुंच पाते हैं। जब तक कुछ सैनिक वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना है, वाहन भेजना, पैसे जोखिम में डालना है, वह पुतिन के लिए उसके तोप के चारे की तरह इस्तेमाल होने वाले सैनिकों की जान से ज्यादा कीमती है। शायद रूस किसी ऐसी चीज की तैयारी कर रहा था जो वह हाल में ज्यादा नहीं कर रहा था। यूक्रेनी ठिकाने के खिलाफ एक मशीनीकृत हमला। आप सोच सकते हैं, अगर रूस हमला करने वाला था तो काफिले में आम गाड़ियां क्यों थीं? वास्तव में ये कोई हैरानी की बात नहीं है। हमने पहले भारी बख्तरबंद वाहनों के नुकसान का जिक्र किया था। रूस ने मार्च 2025 से यूक्रेनी ठिकानों पर हमलों में नागरिक वाहनों का उपयोग किया है। उस समय डोनेट्स्क रिंग रोड काफिले में देखी गई कारें और ऑल टेरेन वाहन रूस के कुल नुकसानों का लगभग 70% थे, फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया। ऐसा लगता है कि रूस के लिए जब तक किसी चीज के नीचे पहिए है तब तक उसे हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इस संभावना को नकार नहीं सकते कि रूस उन 50 वाहनों का उपयोग टोरेट्स्क या कॉन्स्टेंटिनिवका पर हमले के लिए करना चाहता था, जिन्हें यूक्रेन ने हाल ही में नष्ट किया। ऐसे हमले उस देश की कार्यशैली है जो उपकरणों की कमी से जूझता है। फिर भी यह एक साधारण तथ्य को नहीं बदलता। रूस ने जो अभी किया वह बहुत ही बेवकूफ़ी भरा था। यह सिर्फ इसलिए बेवकूफ़ी भरा नहीं था
क्योंकि यूक्रेन के पास एफपीवी ड्रोन की स्पष्ट बढ़त है। मोर्चे से दर्जनों और अक्सर सैकड़ों किलोमीटर दूर अब यूक्रेनी मिडिल स्ट्राइक ड्रोन की नई पीढ़ी रूसी काफिलों पर असर दिखा रही है। एफपीवी ड्रोन तकनीक की प्रगति से मोर्चे की मारक सीमा 50 किलोमीटर तक बढ़ रही है। वाहनों की मारक सीमा वह क्षेत्र है जहां यूक्रेन रूसी वाहनों को निशाना बना सकता है। वह 200 या 300 किलोमीटर तक गहराई में जाती है। संख्या इस बात को साबित करती है। एक एक्स पोस्ट में सैन्य विश्लेषक क्लेमेंट मोलन ने बताया कि यूक्रेन ने जुलाई के पहले हफ्ते में 240 रूसी ट्रकों और वाहनों पर हमला किया, जो औसतन 34 हमले प्रतिदिन के हिसाब से होता है। यह पहले से ही प्रभावशाली जून महीने की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है, जहां यूक्रेन ने 586 वाहनों को नष्ट किया था, जो औसतन 19.5 प्रतिदिन के हिसाब से था, और ये उस स्तर से कहीं आगे है जो यूक्रेन साल की शुरुआत में कर रहा था। अप्रैल में उसका दैनिक औसत 1 से थोड़ा ऊपर था। रूस को कितने संकेत चाहिए थे कि वह डोनेट्स्क रिंग रोड पर गलत दाव लगा रहा है? 2026 में पहले ही उस सड़क पर एक काफिला भेजना पहले से ही एक जुआ होता, खासकर जब वाहन यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन की मारक सीमा में पहुंचे। अगर मध्यम श्रेणी के स्ट्राइक ड्रोन जोड़ते तो वही होता जो हमने देखा, वाहनों का ऐसा सफाया जो एक बार दिख जाने के आफ्टर कभी वहां नहीं पहुंचने वाला था जहां रूस उसे भेजना चाहता था। अब 2 सवाल बाकी है। रूस भविष्य में डोनेट्स्क में अपने दाव के सफल होने की संभावना बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? डोनेट्स्क में इस अपमानजनक विफलता और क्षेत्र की अन्य घटनाओं की बात करें, पुतिन के डोनबास पर दावा करने के लक्ष्यों के लिए इसका क्या मतलब है? हम पहले सवाल से शुरू करेंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन के ड्रोन से अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए पहले से कदम उठा रहा है। इन उपायों में रात में गाड़ी चलाना नहीं है, जबकि वो समझदारी भरा कदम होता। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार रूस के टैंकों पर दिखे एंटी ड्रोन कोप केज अब ट्रकों पर भी लगाए जा रहे हैं। कई काफिलों के साथ बंदूकधारी सुरक्षा टीमें होती है जो ड्रोन गिराने का काम करती है। इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है। सुरक्षा टीमें तभी काम करती हैं जब वे सटीक हों, जो चलती गाड़ी में आसान नहीं। वे जिन ड्रोन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वही उन्हें मार सकते हैं। जहां तक पिंजरों की बात है, ट्रकों के लिए भी उनमें वही कमियां हैं जो टैंकों के लिए होती हैं। यह एक बड़ा समझौता है, क्योंकि वजन बढ़ने से गति कम होती है। कोप पिंजरे वाला ट्रक सुरक्षित तो है, पर धीमा होता है और आसानी से निशाना बनता है। वास्तव में यूक्रेन रूस के काफिले की समस्याओं को और भी खराब कर रहा है, क्योंकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा ड्रोन तैनात कर पा रहा है। एआई से लैस ड्रोन अब युद्ध के मैदान में पहुंच चुके हैं, जिनमें से कुछ की कीमत प्रति यूनिट सिर्फ $6000 है। इन्हें उन एफपीवी क्वाडकॉप्टरों का समर्थन मिलता है जिनकी कीमत करीब $500 प्रति यूनिट है। इसलिए समझना आसान है कि यूक्रेन ऐसे झुंड कैसे छोड़ सकता है जो मोबाइल वायु रक्षा प्रणालियों को पार कर सकते हैं, और वे पिंजरों को भी तोड़ सकते हैं जो रूस ने कुछ वाहनों की सुरक्षा के लिए लगाए हैं। अगर यूक्रेन की ड्रोन क्षमता, संख्या या मारक क्षमता पर कोई संदेह है, 17 जुलाई को कीव इंडिपेंडेंट में छपी रिपोर्ट उन संदेहों को दूर कर देती है। यूक्रेन की ड्रोन इकाइयों ने 2026 की पहली छमाही में 10 लाख से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया। इसी दौरान यूक्रेन ने मासिक हमले करीब 2 गुने कर दिए हैं। यूक्रेन ने जनवरी में पहले ही प्रभावशाली 1,05,800 ड्रोन हमले किए थे, जो जून में बढ़कर 2,218 हो गए। अभी यूक्रेन के लिए मात्रा सबसे अहम है। इन आंकड़ों से साफ है, रूस को यूक्रेन के ड्रोन हमले धीमे पड़ने का लंबा इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं होने वाला है। 2026 की पहली छमाही में 1 मिलियन लक्ष्यों ने यह सबक सीख लिया। डोनेट्स्क रिंग रोड पर आत्मघाती मिशन पर भेजी गई 50 गाड़ियों ने यह सबक अभी सीखा। और डोनेट्स्क की बात करें तो रूस वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जो काफिले की बेताबी की वजह भी समझाता है। जून के अंत में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि पुतिन ने डोनेट्स्क के पतन की समय सीमा तय की थी। फिर से यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से जेलेंस्की की गिनती में ये 15वीं बार थी। पुतिन चाहते हैं कि रूसी सेना दिसंबर के अंत तक डोनेट्स्क पर कब्जा कर ले। यह असंभव लगता है, क्योंकि किलेबंदी की ज्यादातर पट्टी अब भी खड़ी है और यूक्रेन का ग्रे जोन और कब्जे वाले इलाकों पर फायर कंट्रोल है, जिससे पूरे काफिले तबाह हो जाते हैं। जेलेंस्की इसे पुतिन के भ्रम का संकेत मानते हैं और वे सही है। जबकि पुतिन दिसंबर के अंत तक डोनेट्स्क पर कब्जे की मांग कर रहे हैं, उनकी सेनाएं वही पिस रही हैं। 14 जुलाई की रिपोर्ट में आरबीसी यूक्रेन ने बताया कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की कहते हैं कि रूस डोनेट्स्क में हर वर्ग किलोमीटर कब्जे पर 400 से ज्यादा सैनिक खो रहा है। जल्दी किए गए गणित से पता चलता है कि यूक्रेन के हाथ में बचे डोनेट्स्क के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जे के लिए रूस को करीब 24 लाख सैनिकों की कुर्बानी देनी होगी। रूस इतनी बेचैनी में है कि अब वह ट्रैक होने वाले काफिलों को उसी रिंग रोड पर भेज रहा है जिसे उसके कमांडरों ने न इस्तेमाल करने को कहा था। रूस को डोनेट्स्क कब्जाने के लिए मोर्चे पर सैनिक चाहिए, न कि पीछे मरने वाले। लेकिन शायद
पुतिन की डोनेट्स्क समय सीमा के बेतुकेपन का सबसे साफ सबूत और सबसे बड़ा अपमान युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW से आता है। ISW रोज यूक्रेन में रूस के हमले पर रिपोर्ट जारी करता है। इन रिपोर्टों में अनुमान होता है कि रूस डोनेट्स्क जैसे क्षेत्रों पर कब कब्जा करेगा। ISW ने 14 मई को ऐसी ही एक और रिपोर्ट जारी की। दुनिया के सबसे सटीक भविष्यवक्ताओं में एक अब डोनेट्स्क में रूस का भविष्य नहीं बता पा रहा। ISW अब यह अनुमान लगाने के लिए तैयार नहीं है कि रूसी सेना कब डोनेट्स्क, जिसमें फोर्ट्रेस बेल्ट भी शामिल है, पर कब्जा कर सकती है। डोनेट्स्क में रूसी धीमी बढ़त और यूक्रेनी इलाके की चुनौती के कारण स्पष्ट नहीं है कि रूस क्षेत्र पर कब्जा कर पाएगा या नहीं। ISW ने कहा, ये रूस की सेनाओं की उस पूरी नाकामी की कड़ी आलोचना है जिसमें वे डोनेट्स्क में वो नहीं कर पा रही जो पुतिन उनसे चाहता है। जहां तक रूस की प्रतिक्रिया की बात है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? रूस ने डोनेट्स्क रिंग रोड पर 50 वाहन गंवाने की पुष्टि नहीं की है। इसके बजाय वह इस दावे पर और जोर दे रहा है कि डोनेट्स्क में उसकी प्रगति जबरदस्त है। 15 जुलाई को नेशनल इंटरेस्ट ने बताया कि रूस अब कॉन्स्टेंटिनिवका पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। यह दावा रूसी जनरल स्टाफ प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव से आया है, जिनका यह रिकॉर्ड रहा है कि वे अक्सर दावा करते हैं कि बस्तियों पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि असलियत यह होती है कि रूस बस कुछ सैनिकों को चुपके से अंदर भेजने में कामयाब हुआ है। यूके के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा रूस ने कॉन्स्टेंटिनिवका के करीब आधे शहरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। शहर के पूरी तरह से रूसी नियंत्रण में आने में अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। फिर भी इस कथित जीत की खबर पुतिन के कानों में शहद की तरह धीरे धीरे डाली जा रही है। वह अपने कल्पना लोक में जीने को तैयार है, जहां दिसंबर अंत तक डोनेट्स्क पर कब्जा संभव है। डोनेट्स्क रिंग रोड पर क्षतिग्रस्त कारों का काफिला इसका कारण दिखाता है। पुतिन शायद कभी न जान पाए कि यह काफिला नष्ट कर दिया गया था। वह डोनेट्स्क में असल हालात से कटे हैं, क्योंकि उनके आसपास गेरासिमोव जैसे चापलूस है जो वही बताते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। यूक्रेन को फर्क नहीं पड़ेगा, उसने अभी अभी एक और बड़ी जीत हासिल की है, जिससे रूस ने डोनेट्स्क में जो भी हमले की योजना बनाई थी उस पर बड़ा असर पड़ा है। रिंग रोड एक कब्रिस्तान बन गया है। अगर रूसी कमांड समझदार है तो वह बहुत लंबे समय तक दोबारा ऐसा बेवकूफी भरा दाव नहीं लगाएगा। लेकिन हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं? दशकों तक लगभग सभी ने ये माना था कि सैन्य दुनिया में पैसा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जिस सेना के पास भरपूर धन हो उसे हमेशा कम पैसे वाली सेनाओं पर बढ़त मिलेगी। जिन देशों के पास ज्यादा पैसा है वे सीमित रक्षा बजट वाले देशों से मजबूत होते हैं और सबसे महंगे संसाधन हमेशा सस्ते और साधारण विकल्पों पर भारी पड़ेंगे। 2022 से यूक्रेन ने इन सभी नियमों को फिर से लिख दिया है। कम सेना के साथ युद्ध लड़ने पर भी कम संसाधनों और विरोधी से कम पैसों में इसने लगातार सभी बाधाओं को चुनौती दी है। इसने रूस को रणनीति में पछाड़ दिया, जिससे त्वरित संघर्ष अब 4 साल से अधिक खिंच गया और इसका अंत क्रेमलिन की उम्मीद के अनुसार नहीं दिख रहा। और कीव की सेनाओं ने सैन्य लागत दक्षता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। उन्होंने मात्र $500 के उपकरण से कई मिलियन डॉलर के विमान को गिरा दिया। ये एक ऐसा संदेश दे रहा है जो रूस की पूरी युद्ध मशीन की नींव को हिला देने की धमकी देता है। पहली बार नहीं है कि हमने ऐसी कहानी सुनी है। यूक्रेन ने दुनिया की सबसे कुशल सैन्य ताकतों में से एक को खड़ा करने के लिए हैरत अंगेज प्रतिष्ठा हासिल की है। बार बार अपेक्षाकृत किफायती हार्डवेयर का उपयोग करके बाधा डालने के लिए, रूस की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, बाधित करने और नष्ट करने के लिए, जो तुलना में एक बड़ी दौलत के बराबर हैं। इसने बार बार दुश्मन के जहाज, विमान, बख्तरबंद वाहन और ढांचे पर सस्ते ड्रोन से बमबारी की है। और यूक्रेन ने एक बार फिर ऐसा ही कर दिखाया है, जिससे रूस के कमांडरों को एक और बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिस पर वे एक बार फिर अपनी हार के जख्मों से उबरते हुए सोचने पर मजबूर हो गए हैं। ये घटना 15 जुलाई की सुबह रूस के बेलगोरोद ओब्लास्ट में वियाजोवा के पास हुई थी। ये हमला यूक्रेन की 427वीं अलग मानव रहित प्रणालियों की ब्रिगेड, कोड नाम रारोग, ने किया था। यूक्रेन की अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेज के कमांडर ने पुष्टि की है, रॉबर्ट ब्राउडी, जो आमतौर पर अपने कॉल साइन मजार से जाने जाते हैं। मजार हाल के वर्षों में यूक्रेन के ड्रोन अभियानों का चेहरा बन गए हैं और अक्सर यूक्रेन के अनगिनत यूएवी हमलों की जानकारी साझा करने वालों में सबसे पहले होते हैं। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ठीक ठीक दिखाया गया कि क्या हुआ था। संक्षिप्त क्लिप में एक रूसी हेलीकॉप्टर को खेतों के ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया है, जबकि एक यूक्रेनी ड्रोन पीछे से उस पर करीब आता है। ड्रोन कुछ देर हेलीकॉप्टर के साथ उड़ता है, फिर ऊपर जाकर उसे टक्कर मारता है और सीधे प्रोपेलर से टकराता है। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, यह एक Mi-28 था। यह एक शक्तिशाली, हर मौसम व दिन रात उड़ने वाला एंटी आर्मर अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी शुरुआत सोवियत संघ में हुई थी। इसे पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में बनाया गया,
लेकिन आधिकारिक रूप से 2009 में सैन्य सेवा में लाया गया। यह सैन्य अनुबंध प्रतिस्पर्धा और सोवियत संघ के आर्थिक पतन से जुड़े कई कारणों और देरी की वजह से हुआ, लेकिन मी-28 के लंबे विकास काल से आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। ये वाकई भारी भरकम सैन्य मशीन है। इसकी लंबाई 55 फीट से ज्यादा यानी 17 मीटर है। इसकी ऊंचाई 12.5 फीट या 3.8 मीटर है और पंखों की चौड़ाई 16 फीट यानी 4.88 मीटर है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 11,500 किलोग्राम है यानी 25,000 पाउंड से थोड़ा ज्यादा, और यह 1,720 लीटर तक ले जा सकता है या 450 अमेरिकी गैलन ईंधन आंतरिक टैंकों में ले जा सकता है। साथ ही ड्रॉप टैंकों में और 571 लीटर या 151 गैलन ईंधन ले जा सकता है। 2194 हॉर्स पावर वाले 2 क्लिमो वीके 2500 टर्बोशाफ्ट इंजनों द्वारा संचालित यह 270 किलोमीटर भी घंटा की क्रूज स्पीड तक पहुंच सकता है, 170 मील प्रति घंटा। जरूरत पड़ने पर यह 320 किलोमीटर बीर घंटा या 200 मील बीर घंटा की गति तक जा सकता है। 435 किलोमीटर 270 मील तक की रेंज और 2 घंटे की एंड्योरेंस के साथ Mi-28 को हमला मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें अपने रास्ते में आने वाले किसी भी लक्ष्य के लिए खतरा बनने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा फायर पावर है। इसमें एक चिन माउंटेड NPPU-28 टरेट है जिसमें 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक स्पुनो 2A42 ऑटो कैनन लगी हुई है जो प्रति मिनट 200 से 800 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी प्रभावी रेंज 1,500 मीटर है या 4,900 फीट जमीन पर चलने वाले वाहनों के लिए और 2,500 मीटर या 8,200 फीट हवाई लक्ष्यों के लिए। तोप आर्मर पियर्सिंग, डिस्कार्डिंग सबोटस और हाई एक्सप्लोजिव इंसेंडेरी राउंड्स जैसे विभिन्न गोले दाग सकती है। इसके अलावा Mi-28 में 16 तक सुपरसोनिक अटैकर ATACMS मिसाइलें लगी होती हैं। इसमें कई तरह के वॉरहेड्स होते हैं जिनमें हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक विकल्प, थर्मोबेरिक वेरिएंट्स और एक्सपेंडिंग रॉड वॉरहेड्स शामिल है। ये विकल्प Mi-28 को विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच वाले मुख्य युद्धक टैंकों से लेकर पैदल सेना तक हर लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता देते हैं। इमारतों, बंकर और दूसरे हेलीकॉप्टर Mi-28 को अतिरिक्त हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला से भी लैस किया जा सकता है जिसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें साथ ही हवाई बम भी शामिल है, जिससे ये रूसी वायुसेना के पास सबसे लचीले संसाधनों में से एक बन जाता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस हेलीकॉप्टर का बार बार इस्तेमाल किया है। संघर्ष की शुरुआत में 2023 में फ्रंटलाइन स्थानों पर Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टरों की तैनाती को लेकर कई रिपोर्टें आई थी जो नए एंटी टैंक मिसाइलों से लैस थे जिन्हें यूक्रेन के तेजी से बढ़ते बख्तरबंद वाहनों के भंडार का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। अन्य मॉडलों जैसे KA-52 के साथ काम करते हुए Mi-28 ने यूक्रेन के मुख्य युद्धक टैंकों, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और किलाबंद ठिकानों को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने में अपनी प्रभावशीलता साबित की है। रिपोर्ट है कि रूसी बल इस विशेष हेलीकॉप्टर को ड्रोन शिकारी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ यूनिट्स ने यूक्रेनी टोही और वन वे अटैक ड्रोन का पीछा कर उन्हें मार गिराया जिसमें थोड़ी सफलता मिली। संक्षेप में Mi-28 आज दुनिया के बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। ये सभी क्रेमलिन की सेना के लिए अनमोल संपत्ति है। ये ड्रोन और मिसाइलों जितने चर्चित नहीं, लेकिन संघर्ष में इनकी बड़ी भूमिका रही है और यही वजह है कि जब भी यूक्रेन इन विमानों में से किसी एक को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने में सफल होता है तो यह बहुत बड़ी बात होती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ग्रुप ओरिक्स के अनुसार यूक्रेनी बलों ने अब तक युद्ध के दौरान कम से कम 20 बार यह कारनामा किया है। 20 Mi-28 हेलीकॉप्टरों के या तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने या पूरी तरह से नष्ट होने की पुष्टि हो चुकी है। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जहां रूसी संपत्तियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती है लेकिन उनके विनाश की पुष्टि के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल पाता। हालांकि इस मामले में सबूत वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जैसे ही हम ड्रोन को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर ब्लेड से कुछ मिलीमीटर दूर ही स्क्रीन काली हो जाती है। कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि यूक्रेन ने किस तरह का ड्रोन इस्तेमाल किया। कई समाचार रिपोर्टों और यूक्रेनी ड्रोन निर्माता स्काईफॉल की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिस ड्रोन की बात हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि स्काईफॉल का अपना ही श्राइक 10 FPV यूनिट था। श्राइक 10 एक असरदार और काफी सस्ता टैक्टिकल स्ट्राइक ड्रोन है। इसमें 10 इंच का फ्रेम है और यह 300 किलोग्राम यानी 6.6 पाउंड तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये श्राइक ड्रोन के बड़े परिवार का हिस्सा है। इन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ड्रोन में गिना गया है। इनकी उड़ान सीमा 30 किलोमीटर 18.6 मील तक है और अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। 75 मील प्रति घंटा। अधिकतम ऊंचाई लगभग 800 मीटर यानी 2600 फीट है और कुल उड़ान अवधि अधिकतम 15 मिनट तक है। लेकिन
बिना किसी शक के श्राइक 10 का सबसे प्रभावशाली पहलू इसकी कीमत है। इन ड्रोन की कीमत लगभग $500 प्रति यूनिट है। कुछ मामलों में इन्हें $400 में भी बनाया जा सकता है। निर्माता के अनुसार श्राइक की कम लागत के कारण यूक्रेन आसानी से इनके हजारों ड्रोन बना और तैनात कर सकता है बिना अधिक खर्च की चिंता के। जैसा कि कहानी से दिखता है, ये ड्रोन सस्ते हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े और कहीं ज्यादा कीमती लक्ष्यों को भी आसानी से नष्ट करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए Mi-28 की कीमत प्रति यूनिट लगभग $15 से $19 मिलियन के बीच आंकी जाती है। $500 का ड्रोन बनाम $19 मिलियन का हेलीकॉप्टर और जीत ड्रोन की होती है। लागत के हिसाब से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और हैरानी की बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। लगभग बिल्कुल यही स्थिति सितंबर 2025 में भी देखने को मिली थी। फिर एक बार फिर रिपोर्ट्स आई कि यूक्रेनी ड्रोन पायलटों ने एक साधारण FPV ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी हेलीकॉप्टर पर सफलतापूर्वक हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। फिर से ये मानव रहित सिस्टम फोर्सेस के कमांडर माजार थे, जिन्होंने ऑनलाइन ये खबर साझा की टेलीग्राम पर लिखते हुए। मई 8 हेलीकॉप्टर को मानव रहित सिस्टम फोर्सेज की 59वीं ब्रिगेड के पायलटों ने FPV ड्रोन से नष्ट किया। माजार ने हमले का 30 सेकंड का वीडियो साझा किया, जिसमें ड्रोन विमान से टकराते दिख रहा है, जिससे तुरंत विस्फोट हो जाता है और हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिरकर घने धुएं के बादल में क्रैश लैंड कर जाता है। बाद में पता चला कि संबंधित विमान वास्तव में एक Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था, न कि Mi-28, लेकिन इसकी कीमत अब भी $10 मिलियन से ज्यादा थी। फिर से यूक्रेन के ड्रोन क्रू ने $500 के FPV ड्रोन पर भरोसा किया। पुष्टि हुई कि ये श्राइक 10 था। इसी नतीजे को हासिल करने के लिए, इससे पहले कि हम देखें कि इसका यूक्रेन और रूस दोनों के लिए क्या मतलब है, मिलिट्री शो आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी तस्वीर दिखाता है। सबसे आगे रहने के लिए सब्सक्राइब करें। ये कहानी सिर्फ ड्रोन और हेलीकॉप्टर की नहीं, बल्कि पूरे युद्ध का सूक्ष्म रूप है। ये इस संघर्ष के रूप में बदल चुके हालातों का प्रतीक है और दोनों पक्षों की रणनीतियों और सिद्धांतों के बीच गहरी खाई को दर्शाता है। सालों बल्कि दशकों तक रूस सेना खर्च को लेकर हमेशा जुनूनी रही है। सोवियत संघ के दिनों से लेकर 21वीं सदी में व्लादिमीर पुतिन के शासन तक देश ने दुनिया के अग्रणी नवाचारों पर बेहिसाब पैसा खर्च करने पर लगातार जोर दिया है। बार बार सैन्य प्रदर्शनियों और रेड स्क्वायर परेडों में व्लादिमीर पुतिन की सेना ने बार बार अपने नए कई मिलियन डॉलर की परियोजनाएं, विशाल मुख्य युद्धक टैंकों से लेकर ऐसी विशाल मिसाइलों तक जो पहले की मिसाइलों से ज्यादा तेज और ज्यादा दूर तक उड़ सकती हैं, का प्रदर्शन किया है। यही मुख्य तरीका है जिससे रूस ने पीढ़ियों से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इसने लगभग हर दूसरे देश की तुलना में ज्यादा खर्च किया है और बड़े बड़े हथियार बनाए हैं ताकि जो भी उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है उसे डराया जा सके। और सालों तक ये रणनीति काम करती हुई दिखी। दुनिया की कई शक्तिशाली सेनाएं भी क्रेमलिन को नाराज करने और रूसी युद्ध मशीन के क्रोध से डरती थी और ये स्वाभाविक था। और जब 2022 में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश दिया तो पूरी दुनिया ने स्वाभाविक रूप से यही उम्मीद की थी कि रूस की सेना पूरे देश में तबाही मचा देगी। कीव जितना भी प्रतिरोध जुटा पाता उसे पूरी तरह खत्म कर देती। बिल्कुल जैसा कि हम अब जानते हैं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन ने एक बिल्कुल अलग रणनीति के अनुसार काम किया। इसने बड़े टैंकों या बेहतरीन मिसाइलों पर निर्भर नहीं किया। पश्चिमी सहयोगियों की मदद के बावजूद उसके पास रूस के बढ़ते सैन्य बजट की बराबरी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसे अपनी रक्षा करने के लिए कहीं ज्यादा सस्ते तरीके खोजने पड़े। उसे कुछ ऐसा करना पड़ा जो असंभव सा लगता था। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना को उसके बजट के एक छोटे से हिस्से के साथ निष्प्रभावी करना और उसका मुकाबला करना था। उसे जानना था कि $10 लाख की मिसाइलों को दसियों हजार डॉलर की एयर डिफेंस प्रणालियों से कैसे रोका जाए। ड्रोन झुंडों को बिना बड़े इंटरसेप्टर भंडार के रोकना था। बड़े मशीनीकृत हमला दलों को साधारण बारूदी सुरंगों और एंटी टैंक रॉकेटों से खत्म करना था। अधिकांश देशों के लिए यह चुनौती बहुत बड़ी होती। कई देश शुरुआत में ही हार जाते हैं, रूसी सेना की बढ़त रोकने में नाकाम रहते, लेकिन यूक्रेन नहीं। यूक्रेन ने असंभव में विश्वास कर दृढ़ता दिखाई। दृढ़ निश्चय और अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत से उसने इसे संभव बना दिया। अब उसे इसका फल मिल रहा है। Mi-28 हेलीकॉप्टर पर हालिया हमला सैकड़ों उदाहरणों में एक है। हर गुजरते हफ्ते के साथ हर हफ्ते यूक्रेनी ड्रोन के जरिए महंगे रूसी संसाधन नष्ट होने की खबरें आती है। हालांकि हर बार $500 का UAV $1.9 करोड़ के विमान को नहीं गिराता। कई बार $5,000 के ड्रोन $10 लाख के रडार को नष्ट कर देते हैं। $25,000 के बाबी यागा बॉम्बर ड्रोन 1 दर्जन दुश्मन सैनिकों की जान ले लेते हैं, या दर्जनों ड्रोन के झुंड रूसी तेल रिफाइनरियों को उड़ा देते हैं, जिससे क्रेमलिन को भारी आर्थिक नुकसान होता है। आंकड़े अलग हो सकते हैं,
पर अधिकतर यूक्रेन के पक्ष में होते हैं। 15 जुलाई को उदाहरण के लिए मगयार ने टेलीग्राम पर बताया कि यूक्रेनी ड्रोन इकाइयों ने अजोव सागर में चल रहे कम से कम 20 रूसी जहाजों पर सफलतापूर्वक हमला किया। ये जहाज, जो कथित तौर पर रूसी शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जिन्हें मॉस्को वित्तीय प्रतिबंधों से बचने और दुनिया भर में तेल और अन्य संसाधनों का निर्यात करने के लिए इस्तेमाल करता है। इनमें 17 तेल टैंकर शामिल थे, 2 LNG टैंकर और 1 टग बोट शामिल थे। मगहर ने FPV ड्रोन द्वारा जहाजों पर हमलों के वीडियो सबूत साझा किए, जिनमें लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्लिप्स थी। उन्होंने नहीं बताया कि कौन से ड्रोन इस्तेमाल हुए। यूक्रेन के पास आज इतना विविध शस्त्रागार है कि हमलों में किन इकाइयों का उपयोग हुआ यह पता करना मुश्किल है। कई ड्रोन सिर्फ कुछ हजार या उससे भी कम लागत में बनाए जा सकते हैं। इनका लगातार इस्तेमाल ज्यादा कीमती लक्ष्यों के खिलाफ हो रहा है। जितने ज्यादा हमले होते हैं, रूस के लिए स्थिति खराब होती है, क्योंकि यूक्रेन सस्ते उपकरणों से अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा रहा है। क्रेमलिन के लिए यह स्थायी नहीं है, यही मुख्य मुद्दा है। पिछले साल यूक्रेन ने समझ लिया कि यह युद्ध मोर्चे पर नहीं जीता जा सकता। ये रूस के साथ सीधा मुकाबला करके और जितने ज्यादा टैंक और सैनिकों को खत्म करने की कोशिश करके नहीं जीता जा सकता, क्योंकि क्रेमलिन के पास हमेशा अधिक जनशक्ति और संसाधन होते हैं जो खत्म हो चुके हैं। उनकी जगह लेने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। यह युद्ध आर्थिक मोर्चे पर ही जीता या हारा जाएगा। अगर यूक्रेन रूस के लिए ये संघर्ष बहुत महंगा बना दे, तो क्रेमलिन के पास आखिरकार अपनी सेनाएं वापस बुलाने और शांति समझौते के लिए बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और ऐसा करने का सबसे असरदार तरीका महंगी मिसाइलों या बख्तरबंद वाहनों से नहीं है, बल्कि ये ड्रोन के जरिए है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अगले 12 महीनों में ड्रोन उत्पादन क्षमता दोगुनी करने का इरादा घोषित किया है। हाल ही में कीव में यूक्रेनी राज्यत्व दिवस के उत्सव में जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि यहाँ तक कि वह भी यह देखकर हैरान है कि उनके देश के रक्षा क्षेत्र ने कितनी तेजी से उत्पादन बढ़ाने में सफलता पाई है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार राज्य की 1 साल में 10 लाख ड्रोन बनाने की योजना की सार्वजनिक घोषणा की थी। यूक्रेन और विदेशों में इसे लेकर संदेह था। अब हम कह सकते हैं कि हम साल में 1 करोड़ ड्रोन बना रहे हैं। 1 करोड़, और ये संख्या 2 करोड़ हो जाएगी। ये आंकड़ा देश के उप रक्षा मंत्री ने भी बताया था, श्री स्लाव बानिक, जिन्होंने नाटो संसदीय सभा को बताया कि यूक्रेन की रक्षा उद्योग हर साल 2 करोड़ ड्रोन बना सकती है, अगर उसे पश्चिमी सहयोगियों से पर्याप्त फंडिंग और समर्थन मिले। बैनिक ने कहा कि रक्षा क्षेत्र लंबी दूरी के हमलों और वायु रक्षा अभियानों के लिए हजारों मिसाइलें बना सकता है। उन्होंने सहयोगियों से देश में निवेश जारी रखने की अपील की ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सके। कई देशों ने इस आह्वान पर ध्यान दिया है, जैसे जर्मनी ने हाल ही में 90 मिलियन यूरो $103 मिलियन फंडिंग पैकेज की घोषणा की है, खास तौर पर यूक्रेन को उन्हीं स्काईफॉल स्ट्राइक ड्रोन की और अधिक संख्या दिलाने के लिए, जिन्होंने सितंबर 2025 में Mi-8 हेलीकॉप्टर और हाल ही में Mi-28 को गिराया था। इस पैकेज में इन 50,000 FPV कॉम्बैट ड्रोन की लागत शामिल है। UAV की असली सेना तैयार है और रूसी ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। इनमें हेलीकॉप्टर जैसे लक्ष्यों को खत्म करने की क्षमता है, बख्तरबंद वाहन, तोपखाना, किलेबंदी और दुश्मन के जवान। और हमले की अच्छी खबर यही खत्म नहीं। मार्च में स्काईफॉल की श्राइक 10 फाइबर ने अमेरिकी सेना की ड्रोन डोमिनेंस प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया, जिससे वह सुर्खियों में आई और 100 में से 99.3 का लगभग परफेक्ट स्कोर हासिल किया। यह परीक्षण फोर्ट बेनिंग, जॉर्जिया में हुआ, जहां अमेरिकी सेना ने युद्ध जैसी परिस्थितियों में सिस्टम की गुणवत्ता और प्रदर्शन आंका। तो सिर्फ यही नहीं कि श्राइक बेहद किफायती है, ये आज के बेहतरीन ऑलराउंड मिलिट्री ड्रोन में से एक है, जिसे अमेरिकी सेना से मंजूरी मिल चुकी है। ये तो उस चीज का एक हिस्सा है जो तेजी से दुनिया की बेहतरीन ड्रोन सेना बन गई। एक सेना जिसमें लियोची लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन जैसे नवाचार है, वाइल्ड हॉर्नेट्स, स्टिंग इंटरसेप्टर, बाबा यागा, बॉम्बर्स, फायर पॉइंट FP1, यहाँ तक कि नौसैनिक लक्ष्यों पर हमलों के लिए मगयारा, V5 और V7 जैसे बिना चालक सतह ड्रोन भी। ये आकार, गति, डिजाइन और क्षमताओं में बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी अपनी कीमत के हिसाब से जबरदस्त मूल्य देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इन्हीं ड्रोन की सस्ती कीमतें यूक्रेन को इन्हें इतनी आसानी से बनाने की अनुमति देती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि हर सफल हमला कहीं अधिक मूल्यवान हो। यूक्रेन सिर्फ हवा और पानी में ही नहीं, बल्कि बिना चालक प्रणालियों का इस्तेमाल कर क्रेमलिन के लिए भी अराजकता पैदा कर रहा है। इस वीडियो में देखें कि कीव की बढ़ती ग्राउंड रोबोट सेना फ्रंटलाइन के मारक क्षेत्रों में कैसे तबाही मचा रही है। सोचिए,
अगर आप मॉस्को में हो, अब वो साल जब आपने रूस में ऐशो आराम का आनंद लिया। पुतिन ने कहा था, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, कोई भी कभी मॉस्को पर हमला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जब पुतिन ने यूक्रेन में जंग शुरू की, उन्होंने भरोसा दिलाया कि मॉस्को सुरक्षित रहेगा। यूक्रेन ऐसा कर ही नहीं सकता था। समय कितना बदल गया है। यूक्रेन ने फिर मॉस्को पर हमला किया। पुतिन राजधानी नहीं बचा पा रहे, ड्रोन उड़ रहे हैं, बम गिर रहे हैं। अब अभेद्य मानी जाने वाली वायु रक्षा प्रणालियों में स्विस चीज से भी अधिक छेद हो गए हैं। हम छोटे शहर नोगिन्स्क की ओर बढ़ते हैं। क्रेमलिन से लगभग 50 किलोमीटर दूर यह शहर साधारण लगता है, कुछ उबाऊ, लेकिन नोगिन्स्क में राजधानी को सेवा देने वाला छुपा तेल भंडारण केंद्र है, जिसकी वजह से ये शहर यूक्रेन के लिए एक निशाना बन जाता है। और भाई, यूक्रेन ने निशाने पर सटीक वार किया। 18 जुलाई को खबर आई कि यूक्रेन के ड्रोन ने नोगिन्स्क ऑयल डिपो पर सीधा हमला किया है। रूस इस हमले को न छुपा पाया, न छुपा सकता था। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रे वोरोबियो, रूस का अहम क्षेत्र यूक्रेन के ड्रोन हमले की चपेट में आ गया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। ये रूस की सामान्य रणनीति के उलट है। वे अक्सर दिखाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन फुटेज देखकर वजह समझ आएगी। जहां धुआं है वहां आग भी होती है, और नोगिन्स्क के तेल डिपो से बहुत सारा धुआं उठ रहा है। आस्त्रा और एक्सेलानोवा प्लस रूस के भीतर स्वतंत्र रिपोर्टिंग के केंद्र है। यूक्रेन ड्रोन हमलों के बाद की सच्चाई दिखाने के लिए उन्होंने घटना स्थल से वीडियो और तस्वीरें साझा की है। 18 जुलाई की सुबह चश्मदीदों ने आग और विस्फोटों का वीडियो प्रकाशित किया। एक आस्त्रा OSINT विश्लेषक ने बताया कि जो जल रही सुविधा है वह मॉस्को क्षेत्र के नोगिन्स्क ऑयल डिपो है। एस्ट्रा ने घोषणा की, जैसा कि उसने डिपो से उठे हुए धुएं के विशाल गुबार का एक वीडियो साझा किया। साथ ही एक जियो लोकेटेड छवि साझा की, जिसमें दिखाया गया कि यूक्रेन ने क्या निशाना बनाया। एक्सकैलिबर प्लस थोड़ा संक्षिप्त था। नोगिन्स्क का तेल भंडार अब भी जल रहा है, प्रकाशन ने कहा। साथ ही 3 वीडियो साझा किए जिनमें धुआं और आग आसमान तक जाती दिख रही है। छोटे शहर में ये लोगों से नहीं छुप सकता। नोगिन्स्क में रहने वाले सभी लोगों ने ड्रोन की भनभनाहट सुनी होगी और रूसी वायु रक्षा को नाकाम होते देखा होगा। अगर वे तेल डिपो के पास जाएं तो आग की गर्मी महसूस कर सकते हैं। यूक्रेन ने रूस पर अपनी ताजा जीत का प्रचार खुलकर किया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फेसबुक पर रील साझा की, जिसमें अधिक धुएं के दृश्य और यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल ड्रोन के वीडियो दिखाए गए। आज हमारी लंबी दूरी की कार्रवाइयां रूसी क्षेत्र के 3 इलाकों में, साथ ही हमारी अस्थायी रूप से कब्जे वाली जमीन और समुद्र में भी असरदार रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने गरजते हुए कहा। उन्होंने हमें एक छोटा सा संकेत भी दिया। यूक्रेन ने सिर्फ नोगिन्स्क पर हमला नहीं किया। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर अक्सर एक ही लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते। अन्य सुविधाएं भी जल चुकी हैं। उनमें से एक सुविधा क्रेमलिन के पास थी, जिससे पुतिन और उनके साथियों को चिंता हुई। हम अन्य सुविधाओं पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले नोगिन्स्क ऑयल डिपो कई कारणों से बड़ा निशाना था। यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोगिन्स्क में 24 ईंधन भंडारण टैंक है, जिनकी कुल क्षमता 11,500 घन मीटर है। वह ईंधन जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन है को संग्रहित किया जाता है जब तक कि उसे मॉस्को भर के व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं को भेजा नहीं जाता। तो आपने सही समझा। यूक्रेन ने अभी एक और हमला किया है, जिससे रूस का ईंधन संकट पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है। नोगिन्स्क की आग से मॉस्को भर के वाहनों के पेट्रोल टैंक खाली हो जाएंगे। यूक्रेन फिर साबित कर रहा है कि पुतिन रूस के सबसे अहम शहर की भी रक्षा नहीं कर सकते। पुतिन रूस के एक अहम लॉजिस्टिकल हब की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। जब नोगिन्स्क डिपो जल रहा था, यूक्रेन की नजर शायद इससे भी बड़े इनाम पर थी। मॉस्को के पास वाइल्डबेरीज लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस है। ये इलेक्ट्रोस्टाल में है। यह विशाल 1,88,000 वर्ग मीटर की सुविधा रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स में से एक की है। ये एक बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कुछ हद तक अमेज़न जैसा है। हालांकि यह पूरे रूस में काम करता है। हम जानते हैं कि वाइल्डबेरीज का उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में होता है। आस्ट्रा रिपोर्ट के अनुसार यह रिटेलर ड्रोन ट्यूनिंग टूल्स व अन्य सैन्य उपकरण सप्लाई करता है, साथ ही उपभोक्ता उत्पाद जो पूरे रूस में बिकते हैं। अब ये नोगिन्स्क ऑयल डिपो जैसा है, यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद जल रहा है। वाइल्डबेरीज वेयरहाउस से उठता धुआं नोगिन्स्क के धुएं से भी घना है, जिससे लगता है यूक्रेन ने मॉस्को ओब्लास्ट के इस वेयरहाउस का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। नुकसान का आकलन जारी है। यूरोमाइडन प्रेस के अनुसार वाइल्डबेरीज में करीब 1.3 अरब डॉलर की माल जल रही है। उस राशि के एक छोटे से हिस्से की कीमत वाले लंबी दूरी के ड्रोन के लिए यह बुरा प्रदर्शन नहीं है। ये आंकड़े
रूसी निगरानी चैनलों से आए हैं। यूरोमाइडन प्रेस रिपोर्ट करता है यूक्रेन का आकलन शायद इससे कहीं ज्यादा नुकसान दिखा सकता है। हम जानते हैं कि बेरीज सैन्य उपकरण बेचता है, लेकिन सवाल है कि यही जगह क्यों? यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर हमला उसकी लोकेशन के कारण भी किया। इलेक्ट्रोस्टाइल मॉस्को से 60 किलोमीटर दूर है, तो उस शहर में हमला करना यूक्रेन का वही संदेश दोहराता है जो वो रूस को जबरदस्ती समझाना चाहता है कि मॉस्को की एयर डिफेंस सिस्टम शहर की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम हो रही है। हालांकि इस हमले में बदले की भावना का भी एक तत्व है। रूस के यूक्रेन के खिलाफ लंबी दूरी के अभियान के कुछ कम रिपोर्ट किए गए पहलुओं में से एक यह है कि रूस ने बार बार ऐसे ही प्रकार की सुविधाओं को निशाना बनाया है जो यूक्रेनी सेना और जनता की सेवा करती है। यूक्रेन के अपने सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन रिटेलर्स में से एक नोवोपोस्चा, जब से पुतिन ने अपना ये युद्ध छेड़ा है, नोवोपोस्चा कई बार रूसी ड्रोन और मिसाइलों का निशाना बना है। यूक्रेन के प्रमुख डाक और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों में नोवोपोस्चा गोदाम पूरे यूक्रेन में है। अक्टूबर 2023 में रूसी मिसाइल ने कुरोचिच के नोवोपोस्चा टर्मिनल पर हमला किया। ये खार्किव ओब्लास्ट में है। 6 कर्मचारियों की मौत, 17 और लोग घायल हुए। उस मिसाइल से सैकड़ों पैकेज नष्ट हुए। 2026 के मध्य तक आते आते रूस ने नोवोपोस्चा को एक नियमित लक्ष्य के रूप में चुन लिया है। 2 जुलाई को रूसी शाही ड्रोन ने जापोरिजिया के सॉर्टिंग सेंटर पर हमला किया। अगले दिन और रूसी ड्रोन ने एक और सॉर्टिंग सेंटर को निशाना बनाया। इस बार ये हमला डिनिप्रो में हुआ और हमले लगातार जारी है। 5 जुलाई को कीव के नोवोपोस्चा टर्मिनल पर हमला। इसके बाद क्रीवी री के एक टर्मिनल पर हमला हुआ। रूस ने नोवोपोस्चा की शाखाओं को भी निशाना बनाया, जैसा उसने जुलाई की शुरुआत में चेरनिहिव और 16 जुलाई को क्रेमेंचुक में किया था। रूस मानता है कि नागरिक लॉजिस्टिक्स बाधित करना वैध युद्ध रणनीति है। रूस के लिए जो ठीक है वही यूक्रेन के लिए भी ठीक है। वाइल्ड बेरीज के गोदाम में लगी आग पुतिन को दिखाती है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनियों में से एक को पंगु करने की उसकी कोशिश का जवाब भी आग से दिया जा सकता है। हमने अभी अभी देखा है कि मॉस्को की वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन के ड्रोन के खिलाफ कुछ भी करने में पूरी तरह विफल रही है और इस समस्या के पीछे एक और समस्या छुपी हुई है। ये पहली बार नहीं जब उनका रक्षा तंत्र फेल हुआ है। मॉस्को अब यूक्रेन के लिए आम निशाना है। ये हालिया हमले पहले के उन हमलों के बाद हुए हैं जो दिखाते हैं कि रूस का सबसे महत्वपूर्ण शहर कितना असुरक्षित हो गया है। मई में यूक्रेन ने रूस पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक किया था। एक हफ्ते तक चले हमलों में मॉस्को के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें वह रिफाइनरी भी शामिल है जो मॉस्को के निवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन का अधिकांश हिस्सा बनाती है। 1 महीने बाद उस रिफाइनरी पर फिर से हमला हुआ और आग इतनी भीषण थी कि मॉस्को के निवासियों ने अपनी सड़कों पर काली बारिश गिरने की शिकायत की। 2026 में मॉस्को वासियों की नई हकीकत यही है। उन्हें रूस में सबसे सुरक्षित माना जाता था। बेशक वे यूक्रेन से उतने दूर नहीं थे जितने साइबेरिया या रूस के दूर इलाकों के लोग, लेकिन वे मॉस्को में थे। रूसी ताज का नगीना इतनी घनी वायु रक्षा परतों से घिरा हुआ था कि वहां एक मक्खी भी नहीं घुस सकती थी। पुतिन ने कहा वे सुरक्षित रहेंगे। अब वह भ्रम टूट चुका है। जैसे मॉस्को की तेल रिफाइनरियां, डिपो और गोदाम तब जल उठते हैं जब यूक्रेन के और ड्रोन उन पर सीधे वार करते हैं। मॉस्को अब सुरक्षित नहीं है। अब ये एक निशाना बन गया है। इसे समझने के लिए हमें मॉस्को की वायु रक्षा के मिथक को गहराई से देखना होगा। इससे पता चलता है कि पुतिन रूस की राजधानी की रक्षा के लिए जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं वो क्यों असफल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये है मिलिट्री शो। अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ समझाते हैं। तो मॉस्को की वायु रक्षा प्रणाली आखिर क्या हुआ? ये सवाल लाखों मॉस्को वासियों के दिमाग में तब गूंजता है जब वे शहर और आसपास की अहम सुविधाओं में आग लगने की खबरें देखते हैं। उस सवाल की अविश्वास भरी टोन स्वाभाविक है। मॉस्को को कई स्तरों की वायु रक्षा प्रणालियों से सुरक्षित माना जाता है जो ऐसी घटनाएं रोकती है। इन सुरक्षा परतों के लिए एक नाम भी है, आयरन रिंग। मॉस्को हमेशा अच्छी तरह सुरक्षित रहा है, लेकिन मई 2025 तक रूस को अपनी हदें बढ़ाते हुए देखा गया था। शहर की सेंट्रल रिंग रोड और इसके समानांतर चलने वाली कंक्रीट की रिंग के साथ नई एयर डिफेंस पोजीशन लगाकर उन हवाई सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा था। वे सुरक्षा व्यवस्थाएं मॉस्को से लगभग 50 किलोमीटर दूर थी और विडंबना यह है कि यह लगभग उतनी ही दूरी थी जितनी दूर शहर से वे ठिकाने थे जिन पर यूक्रेन ने 18 जुलाई को हमला किया। 1 साल बाद भी रूस आयरन रिंग मजबूत कर रहा था। इस बार यह सब विजय दिवस परेड से पहले हुआ, जिसमें रूस ने अपने सैन्य उपकरण नहीं दिखाए। डर था कि यूक्रेन हमला कर सकता है। कीव पोस्ट ने रूस की राजधानी के आसपास कई वायु रक्षा टावर बनने की रिपोर्ट दी। कुल मिलाकर 43। ये सभी पिछले 12 महीनों में बनाए गए थे। आसमान से आने वाले
किसी भी खतरे से बचाव कर सकने वाले किले के रूप में मॉस्को की प्रतिष्ठा एक आम पर्यवेक्षक को पूरी तरह जायज लगती थी। हकीकत जैसा कि हम अब देख रहे हैं इससे काफी अलग है। हाल ही में मॉस्को के पास रूस की वायु रक्षा की हताशा के संकेत मिले हैं। रिपोर्टें बताती हैं कि रूस वायु रक्षा प्रणालियां मोर्चे से हटाकर राजधानी की सुरक्षा में लगा रहा है। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये दर्शाता है कि रूस की वायु रक्षा यूक्रेन के ड्रोन के सामने कमजोर है और क्रेमलिन के पास यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र में अपनाई गई सिर्फ वही रणनीति है, गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा। 24 जून को कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि रूस ने वायु रक्षा प्रणालियां मॉस्को और क्रीमिया से जुड़ने वाले केर्ची ब्रिज पर फिर से तैनात की है। ये कदम यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बढ़ने के डर से उठाया गया। ये दावा जेलेंस्की ने किया था, जिसे बाद में रिपोर्टिंग ने सही साबित किया। 15 जुलाई को कीव पोस्ट ने बताया कि रूस के प्रमुख आर्कटिक ठिकानों जैसे रोगाचेवो और सेवेरोडोनेत्स्क से वायु रक्षा प्रणालियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। S-300 और S-400 वायु रक्षा प्रणालियां तैनात थीं। इनमें से कई मॉस्को भेजी गई। कुछ दिन बाद 19 जुलाई को डिफेंस एक्सप्रेस ने बताया कि रूस ने सेवमाश और ज्वेज़्दोचका शिपयार्ड से भी S-300 और S-400 प्रणालियां हटा ली थीं। इनमें से पहला रूस का एकमात्र शिपयार्ड है जो परमाणु पनडुब्बियां बना सकता है। ये रूस के उन गिने चुने शिपयार्ड्स में है जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रूसी युद्धपोतों की मरम्मत कर सकते हैं। कुल 28 लॉन्चर स्थानांतरित किए गए थे। कुछ को क्रीमिया में फिर से तैनात किया गया और कुछ को मॉस्को में। इससे डर साफ झलकता है, बहुत सारा डर। रूस वायु रक्षा संकट से जूझ रहा है क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन मजबूत हो रहे हैं और क्रेमलिन इस सच्चाई से जूझ रहा है कि रूस इतना बड़ा है कि उसकी पूरी तरह रक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए मॉस्को और क्रीमिया प्राथमिकता बन गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को कमजोर करना पड़ता है ताकि राजधानी शहर की रक्षा की जा सके, जिसके बारे में पुतिन ने हमेशा वादा किया था कि उसके शुरू किए गए युद्ध की आंच वहां तक कभी नहीं पहुंचेगी। इन प्रयासों में से कोई भी सफल नहीं हुआ। क्यों? रूस की कुछ समस्याएं 19 जून की मेदुजा रिपोर्ट में उजागर हुई है। यूक्रेन के ड्रोन की संख्या एक समस्या है। 2026 में यूक्रेन रूस में कुछ दर्जन ड्रोन नहीं भेज रहा है, हर हमले में सैकड़ों ड्रोन भेजता है। इस मामले में मात्रा अहम है। ज्यादा ड्रोन से रूसी वायु रक्षा पर दबाव बढ़ता है। वे रक्षा प्रणालियां 100 ड्रोन गिरा सकती है, फिर भी 5 या 6 ड्रोन बचकर अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। मेदुजा बताता है कि रूस सीमा क्षेत्रों में ड्रोन डिटेक्शन प्रणाली नहीं है। इसके अलावा वहां एक केंद्रीकृत प्रणाली की भी कमी है जो उन क्षेत्रों के बीच जानकारी साझा करने की अनुमति देती है जिन्हें निशाना बनाए जाने की संभावना है। दूसरे शब्दों में यूक्रेन रूस की सीमा सुरक्षा में सेंध लगा सकता है और मॉस्को को तब तक पता नहीं चलता कि यूक्रेन के ड्रोन उसकी ओर आ रहे हैं जब तक कि शहर के चारों ओर लगे एयर डिफेंस रडार उन्हें पकड़ नहीं लेते। उसके बाद कोई भी प्रतिक्रिया घबराहट में प्रतिक्रियात्मक होती है। मॉस्को तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। अंत में रक्षा प्रणालियां हैं। हमने S-300 और S-400 पर चर्चा की थी। ये रूस की अधिकतर वायु रक्षा प्रणालियां मिसाइलों व विमानों से निपटने के लिए बनी है। ड्रोन अलग होते हैं, ये छोटे होते हैं और उन लक्ष्यों की तुलना में जिनके लिए रूस की ज्यादातर वायु रक्षा प्रणालियां बनाई गई हैं नीचे उड़ते हैं, जिसका मतलब है कि वे रक्षा प्रणालियां या तो यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर सकती या जब उन ड्रोन को खोज लिया जाता है तो उन्हें मार नहीं सकती। नीचे उड़ने वाले ड्रोन मिस फायर की संभावना बढ़ाते हैं। वायु रक्षा मिसाइल जो दसियों किलोमीटर ऊपर जाकर विमान को मारती है, उसके लिए जमीन के पास लक्ष्य मारना बहुत मुश्किल है। मिसाइल जो जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर ड्रोन पर हमला करती है वो एक अलग कहानी है। संक्षेप में, रूस के लिए ड्रोन से निपटने में ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। आयरन रिंग का विस्तार मायने नहीं रखता। वो रिंग उन ड्रोन से निपटने के लिए डिजाइन नहीं की गई है जिन्हें यूक्रेन भेज रहा है। हम देखते हैं कि ड्रोन अभी भी क्रेमलिन के कुछ दर्जन किलोमीटर दूर लक्ष्यों पर हमला करते हैं। अब हमें लग रहा है कि हम यहाँ कुछ भूल रहे हैं। बिल्कुल, जेलेंस्की की उन टिप्पणियों को याद कीजिए जिसमें उन्होंने बताया था कि यूक्रेन ने अपनी हालिया हमलों में क्या निशाना बनाया। उन्होंने कहा था कि 3 लक्ष्य थे। हमने आपको उनमें से 2 के बारे में बताया है। तीसरा लक्ष्य मॉस्को में नहीं था, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन का डीप स्ट्राइक अभियान कितना प्रभावशाली हो चुका है। ये एक रात में पूरे रूस पर हमला कर सकता है, राजधानी और दूर के लक्ष्यों पर समन्वित हमला कर सकता है। यूक्रेन का तीसरा लक्ष्य स्तावरोपोल क्राय में था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने 3 तेल डिपो पर हमला किया। फिर यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने उसी क्षेत्र में एक और ईंधन सुविधा पर हमला किया। स्तावरोपोल क्राय मॉस्को के पास नहीं है। यह रूस की राजधानी से लगभग 1300 किलोमीटर दूर है। यह फिर दिखाता है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले कितने व्यापक और गहरे हैं। इस क्षेत्र में वयाजनिकी गांव और उत्तरी स्तावरोपोल में आग लगी। हमने पहले यूक्रेन द्वारा रूसी ईंधन को निशाना बनाने का जिक्र किया था। यह एक और उदाहरण है। चाहे आप रूस में कहीं भी हो, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जल रहे हैं, न कि आपके वाहन में डाले जा रहे हैं। ये वही दर्द है
जो रूस में इस तरह से वापस आया है जैसा कि पुतिन ने वादा किया था कि कभी नहीं होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो के आखिरी बिंदु पर आते हैं। पुतिन अब रूस या उसकी राजधानी की रक्षा नहीं कर सकते और पुतिन इसे जानते हैं। रूस के रक्षक पुतिन से भी स्वीकारोक्ति की झलक मिली है कि रूस यूक्रेन को मॉस्को या अन्य क्षेत्रों पर हमले से रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। 2026 विजय दिवस परेड में सैन्य उपकरण न दिखाने का फैसला भी एक स्वीकारोक्ति था। उस उपकरण को हटाने का बस एक ही कारण था, रूस यूक्रेन के ड्रोन से डरा था। ये डर दिखाता है कि क्रेमलिन को मॉस्को की हवाई सुरक्षा पर कितना भरोसा है। जैसे ही ईंधन संकट रूस में फैल रहा है, पुतिन को भी एक दुर्लभ सार्वजनिक स्वीकारोक्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि शायद तेजी से खाली हो रहे पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें शायद इस बात का संकेत है कि यूक्रेन को पुतिन की सोच से कहीं ज्यादा सफलता मिल रही है। रूस के नेता इसे मानना नहीं चाहते थे। ये आदमी अपने लोगों, खासकर मॉस्को में उस युद्ध की सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है जो उसने शुरू किया था, लेकिन जमीन की आग, आसमान का धुआं और खाली पेट्रोल पंप नहीं छुप सकते। पुतिन ने अपना नियंत्रण खो दिया है, वह इसे जानता है और पूरी कोशिश कर रहा है कि रूसी लोगों को इसका पता न चले, लेकिन उन लोगों को संकेत दिख रहे हैं। पुतिन अब रूस के लोगों को नहीं समझा सकते कि इस युद्ध का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है, वे रोज देखते हैं जब यूक्रेन के ड्रोन उनके ऊपर से गुजरते हैं। अटलांटिक काउंसिल ने जून में सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेनी हमलों की ओर इशारा किया, जो हजारों लोगों के आगमन के साथ मेल खाने के लिए समयबद्ध किए गए थे, जिनमें कई विदेशी थे जो सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के लिए शहर में आए थे। उन हमलों ने रूस के अंदर यह बहस छेड़ दी कि क्या देश की वायु रक्षा प्रणाली अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। अब मॉस्को ओब्लास्ट के और ठिकानों पर हमले होने से बहसें और तेज हो गई हैं। रूस की वायु रक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने वाले लोग जिस साफ जवाब तक नहीं पहुंचते वो है, नहीं, रक्षा प्रणाली पर्याप्त अच्छी नहीं है, ये और बेहतर भी नहीं होने वाली है। चाहे पुतिन मोर्चे से कितनी भी प्रणालियां और रडार हटा ले, फर्क नहीं पड़ेगा। अभी खुद को एक मॉस्को वासी की जगह रखकर सोचिए। आपने अभी अभी खबर देखी है कि आपके शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर और भी यूक्रेनी हमले हुए हैं। आप जानते हैं रूस में ईंधन संकट है, यहाँ तक कि पुतिन ने भी इसे स्वीकार किया है। अगर आप बाहरी इलाके में हैं तो शायद आप उस तेल डिपो या वेयर हाउस से धुआं देख सकते हैं जिस पर अभी हमला हुआ है। अगर आप नहीं भी देख सकते तो आपके वाइल्डबेरीज अकाउंट पर जो नोटिफिकेशन आया है कि आपकी डिलीवरी अनपेक्षित रूप से देर होने वाली है, वो इस बात का संकेत है कि कुछ बुरा हो रहा है। आप पुतिन के बारे में क्या सोच रहे हैं? शायद आप यही सोचेंगे कि अब वक्त आ गया है कि वो नेता जिसने आपके शहर की सुरक्षा का वादा किया था और उसमें नाकाम रहा, उसे रूस को यूक्रेन से बाहर निकाल लेना चाहिए। यूक्रेन चाहता है कि इतने सारे रूसी लोग ऐसा महसूस करें कि पुतिन उन्हें अनदेखा न कर सके। और अब जब मॉस्को पर खुला हमला हो रहा है तो यूक्रेन जिस जन असंतोष की लहर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वो पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को आपकी सोच से भी जल्दी बहा सकती है। आखिरकार ऐसा नहीं है कि पुतिन और उनके साथी मॉस्को में जल रहे ठिकानों के जवाब में जमीन पर किसी बड़ी सफलता का ढिंढोरा पीट सकते हैं। सालों तक व्लादिमीर पुतिन को यकीन था कि यूक्रेन की सेना कभी इतनी ताकतवर नहीं होगी कि वो उनकी सेना को असली चुनौती दे सके या उनके शासन को खतरे में डाल सके। यहाँ तक कि जब यूक्रेनी ड्रोन फ्रंट लाइन पार कर रूसी इलाके में पहुंचे, राष्ट्रपति इस सोच में पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे रहे कि उनके देश के लिए हारना नामुमकिन है। रूस हमेशा ताकतवर रहेगा। यूक्रेन चाहे जितना भी मजबूत हो, उस पर हमेशा एक अदृश्य सीमा रहेगी और ये कभी भी इतना नहीं होगा कि वो युद्ध जीतने के लिए जरूरी, गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंचा सके। पुतिन गलत थे और यूक्रेन ने अभी अभी साबित कर दिया। इसने ताकत की सीमा को तोड़ दिया है और छत को चकनाचूर कर दिया है। ऐसा हासिल किया है जिसे कई लोग असंभव मानते थे और आज युद्ध के मैदान में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इस बदलाव को समझने के लिए हमें यूक्रेन के रूसी तेल और ऊर्जा ढांचे पर शुरुआती हमलों तक जाना होगा। कीव कई सालों से रिफाइनरियों और पाइपलाइनों को निशाना बना रहा है। 2025 में इसने अपनी कार्रवाई काफी बढ़ा दी। रूस की 38 में से 21 प्रमुख रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया, जो पिछले साल की तुलना में सफल हमलों में 48% की वृद्धि को दर्शाता है। साल 2025 के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे मुश्किल से ही कोई हफ्ता गुजरता हो जब रूसी तेल संयंत्रों में और आग, विस्फोट और ड्रोन हमलों की खबरें न आती हों। इन हमलों ने देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र पर गहरा असर डाला। जब अगस्त से अक्टूबर 2025 के बीच हमलों का चरम था, तब कुल रिफाइनरी क्षमता स्तर में चौंकाने वाली 40% की गिरावट आई। यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बलों ने सैन्य उत्पादन संयंत्रों पर और नियमित हमले शुरू किए, जिससे रूस के ड्रोन, मिसाइल और गोला बारूद बनाने वाली जगहों पर आगजनी और विस्फोट होने लगे। हालांकि जबकि इन हमलों का प्रभाव महत्वपूर्ण था, ऑनलाइन साझा विशाल विस्फोटों और धुएं के गुब्बारों की तस्वीरें, वीडियो प्रभावशाली थी। असल में इन हमलों में से कई उतने प्रभावी नहीं थे जितना होना चाहिए था। इसके दो बड़े कारण थे।
पहला कारण था रूसी वायु रक्षा प्रणालियों की मौजूदगी। क्रेमलिन की रक्षा प्रणालियों की दक्षता पर सही सवाल उठाए गए हैं। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा है, रूस के पास अब भी S-300 जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का बड़ा भंडार था और उससे भी आधुनिक S-400, टोर, M2, बुक, M3 और पैंत्सर SM। रूसी कमांडरों ने समझा कि यूक्रेन उनकी ऊर्जा अवसंरचना पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कई संपत्तियों को रिफाइनरी और तेल टर्मिनलों जैसे प्रमुख स्थानों पर तैनात किया ताकि कीव के अधिकतर ड्रोन्स और मिसाइलों को गिराया जा सके। इसका मतलब है कि कुछ यूक्रेनी ड्रोन्स अपने लक्ष्य भेदने में सफल हो सकते हैं। कई ड्रोन नष्ट होने से देश विरोधी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। दूसरा और शायद इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि यूक्रेन की सेनाओं को अपने हमलों को अंजाम देने के लिए अपेक्षाकृत साधारण और काफी छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उन्नत मॉडल भी सिर्फ छोटे वॉरहेड ले जा सकते थे। यानी अगर वे रूस की रक्षा प्रणाली को चकमा देकर लक्ष्य तक पहुंचते, उनमें इतनी विस्फोटक शक्ति नहीं थी कि वे रिफाइनरियों को निष्क्रिय कर सकें। इसी वजह से कई बार ऐसा हुआ कि ड्रोन हमले हुए और सुविधाएं थोड़े समय के लिए बंद करनी पड़ी, लेकिन जल्द ही वे फिर से चालू हो गईं। फिर भी नुकसान हुआ और असर पड़ा, लेकिन ये उस तरह का संकट और पतन पैदा करने के लिए काफी नहीं था जिसकी कीव की सेनाएं उम्मीद कर रही थीं। हालांकि 2026 में सब कुछ बदल गया क्योंकि यूक्रेन ने दोनों समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया था। सबसे पहले इसने रूस की वायु रक्षा प्रणालियों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार जून 2025 से मार्च 2026 के बीच यूक्रेन ने दुश्मन की वायु रक्षा संरचनाओं पर लगभग 500 हमले किए और एंटी एक्सेस और एरियल डिनायल संसाधनों पर 433 अन्य हमले किए। तब से ये रुझान जारी है। इस साल मार्च से मई के बीच सिर्फ क्रीमिया में 24 रडार सिस्टम नष्ट किए गए। अप्रैल में ही 25 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुए, जिनमें टोर, बुक, ओसा, पैंत्सर शामिल है। रूस के S-400 जैसे उसके बेहतरीन सिस्टमों में से भी दर्जनों के दर्जन नष्ट किए जा चुके हैं। और जैसे जैसे यूक्रेन दुश्मन की जमीन पर अपने हमले तेज कर रहा है, क्रेमलिन के कमांडरों के पास इस्तेमाल करने के लिए संसाधनों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। नतीजतन उन्हें ये तय करना पड़ रहा है कि वे किन कस्बों, शहरों और बुनियादी ढांचे के हिस्सों को सुरक्षा के लिए प्राथमिकता देना चाहते हैं, बाकी को असुरक्षित छोड़ रहे हैं। मॉस्को पर ड्रोन हमले के बाद रूस ने कथित तौर पर S-300 और S-400 रक्षा प्रणालियां राजधानी में तैनात की। इससे अन्य क्षेत्रों की स्थिति कमजोर हुई। एक यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर, जिन्हें चर्चिल कहा जाता है, उन्होंने खुलासा किया कि जैसे जैसे और अधिक सिस्टम नष्ट हो रहे हैं और अधिक अंधे क्षेत्र सामने आ रहे हैं, रूस बहुस्तरीय वायु रक्षा की अवधारणा खोता जा रहा है। इसका सीधा परिणाम यह है कि अब यूक्रेन के लिए रूसी क्षेत्रों में उन जगहों तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रास्ते ढूंढना कहीं ज्यादा आसान हो गया है जिन्हें वो निशाना बनाना चाहता है। वो उन स्थानों की ओर ड्रोन के झुंड और मिसाइलों की बौछार भेज सकता है, बिना इस चिंता के कि रास्ते में उन्हें गिरा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कीव की सेनाएं इन लक्ष्यों पर बड़े और भारी हथियार तैनात करने में ज्यादा आत्मविश्वासी हो सकती हैं, जो हमें 2026 में दूसरे बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। बड़े वॉरहेड्स का उपयोग। इससे पहले यूक्रेन आमतौर पर दसियों किलोग्राम वजन वाले वॉरहेड्स इस्तेमाल करता था, जैसा कि यूरोमाइदान बताता है। ये तेल रिफाइनरियों और सैन्य उत्पादन संयंत्रों में पाई जाने वाली मोटी स्टील की बाधाओं और कंक्रीट की दीवारों को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अगर ड्रोन थोड़ा भी निशाने से चूक जाते तो वे असली नुकसान पहुंचाने में असफल हो सकते थे। वे खास लक्ष्य को सीधे मारकर ही नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके लिए सीधा हमला जरूरी था। कुछ फीट चूकने या दीवार के पार मारने से कम नुकसान होता था, मरम्मत जल्दी हो जाती थी। साल 2025 भर यूक्रेनी विश्लेषकों ने समझा कि बदलाव जरूरी है। वे ड्रोन में हल्के वारहेड्स इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनके ड्रोन ज्यादा ईंधन ले सकें, ज्यादा दूर तक उड़ सकें और रूसी सीमा के काफी भीतर के लक्ष्यों को निशाना बना सकें। उस फायदे की भी एक कीमत थी। तुलनात्मक रूप से छोटे वारहेड्स बस पर्याप्त ताकतवर नहीं थे। शुक्र है एक तैयार समाधान फायर पॉइंट FP2 ड्रोन के रूप में आया। शुरुआत में इसकी अधिकतम उड़ान समय 2.5 घंटे थी। इसकी संचालन सीमा 200 किलोमीटर या 125 मील तक थी और इसका वॉरहेड वजन 105 किलोग्राम या 230 पाउंड तक था। इस सिस्टम ने खेल ही बदल दिया। फायर पॉइंट ने इसके बाद कुछ बदलाव किए हैं, जिससे FP2 अब 200 किलोग्राम या 440 पाउंड विस्फोटक को और भी ज्यादा दूरी यानी 370 किलोमीटर या 230 मील तक ले जा सकता है। इनकी कीमत ज्यादा है, लेकिन ये उन सरल मानव रहित हवाई वाहनों से कहीं ज्यादा प्रभावी हैं जिन पर कीव पहले भरोसा करता था, जैसे कि ल्योती। और जब से ये मैदान आए हैं, FP2 ड्रोन से रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई मध्यम और लंबी दूरी के हमले हुए हैं।
इन्होंने तेल रिफाइनरी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में छेद कर दिए हैं, जैसे प्राइमरी डिस्टिलेशन यूनिट्स। इन्होंने सैन्य उत्पादन संयंत्रों में पूरी इमारतें ढहा दी हैं। इन्होंने रूस को साधारण और छोटे ड्रोन की तुलना में ज्यादा नुकसान और बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर किया है। और वे अकेले नहीं हैं। यूक्रेन ने भी अब अन्य भारी दूरगामी प्रहारक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो लंबी दूरी और भारी वारहेड दोनों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए बेहीमोथ ड्रोन, ये आसमान का अपने नाम के मुताबिक दैत्य है, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग वारहेड लगे होते हैं। एक का वजन 40 किलोग्राम या 88 पाउंड है और दूसरा 35 किलोग्राम या 77 पाउंड वजनी है। वन वे अटैक ड्रोन के रूप में ये विशालकाय वॉरहेड्स नहीं गिराता, बल्कि टैंडम चार्ज वॉरहेड टारगेट की सुरक्षा भेद कर टकराने पर फटता है, फिर तुरंत बड़ा थर्मोबैरिक वॉरहेड अंदर फटता है। इससे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे ड्रोन के साथ अब यूक्रेन सिर्फ रूसी फैक्ट्रियों और रिफाइनरियों की बाहरी दीवारों और ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये उनकी सुरक्षा को पार कर रहा है और उन्हें अंदर से तबाह कर रहा है। ये जमीन पर बहुत बड़ा फर्क ला रहा है। जो हमले रूस के लिए कभी मामूली परेशानी माने जाते थे, अब बड़ी आपदा बन रहे हैं। पहले हमले मामूली नुकसान पहुंचाते थे और कुछ दिन में ठीक हो जाते थे। अब वे सुविधाएं हफ्तों या महीनों तक बंद हो रही हैं। बुरी खबर, कम से कम यूक्रेन के नजरिए से, ये है कि ये भारी ड्रोन सिर्फ एक निश्चित दूरी तक ही जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बेहीमोथ की सीमा सिर्फ 300 किलोमीटर या 185 मील तक ही है। इससे ये ड्रोन मध्यम दूरी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर यूक्रेन ऐसे लक्ष्यों को निशाना बनाना चाहता है जो इससे कहीं ज्यादा दूर है, तो क्या होगा? सौभाग्य से इसके पास इसका भी जवाब है। लेकिन उससे पहले आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। कई सालों तक यूक्रेन के पास रूस के भीतर सैकड़ों मील दूर लक्ष्यों को मारने का एकमात्र तरीका लंबी दूरी के ड्रोन थे, क्योंकि उसके पास इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं थीं। उसके पास सिर्फ छोटे ड्रोन थे जो कुछ दर्जन पाउंड तक विस्फोटक ले जा सकते थे। कई ड्रोन रूसी रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराए गए, लेकिन कभी कभार अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल भी हुए। हालांकि वही कारण जो पहले बताए गए थे, वे स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सके। यूक्रेनी विश्लेषकों ने समस्या को पहचाना और समाधान निकाला। और ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए जवाब काफी सरल है। आपको ऐसे हथियारों की जरूरत है जो पहले से मौजूद विकल्पों की तुलना में अधिक दूरी तक अधिक गति से जा सके और कहीं ज्यादा बड़ा पेलोड गिरा सके। संक्षेप में, आपको क्रूज मिसाइल चाहिए। तो फायर पॉइंट, वही कंपनी जो FP-FP2 ड्रोन बनाती है, यूक्रेन की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों में है। FP ने FP5 क्रूज मिसाइल विकसित की, जिसे फ्लेमिंगो भी कहते हैं। इसके जेट प्रोपल्शन सिस्टम की बदौलत ये मिसाइल, जिसकी कीमत करीब $5 लाख प्रति यूनिट है, इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर या 900 मील है, जो वाकई काबिले तारीफ है। ये 1150 किलोग्राम या 2540 पाउंड का वारहेड ले जाता है। अगस्त 2025 में पेश की गई इस मिसाइल के सेल्फ कंटेन्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को 5 पॉइंट्स डेवलपर्स को परफेक्ट करने में समय लगा, ताकि ये इच्छा अनुसार काम करे और अपने लक्ष्यों पर भरोसेमंद ढंग से प्रहार कर सके। अब जब उन्होंने ये किया, फ्लेमिंगो की पूरी ताकत दिख गई है। रूस इससे बिल्कुल नहीं निपट पा रहा है। 27 जून को रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के वोल्गोग्राद में टाइटन बैरिकेड मिसाइल प्लांट पर कई फ्लेमिंगो मिसाइलें दागी गईं। ये संयंत्र देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जो मोर्चे से लगभग 500 किलोमीटर 310 मील दूर है। वीडियो में इन विशालकाय मिसाइलों में से 2 की साफ साफ आकृति प्लांट पर गिरती हुई दिखाई दी, जो बैलिस्टिक मिसाइल और तोपखाना प्रणालियों के मोबाइल लॉन्चर असेंबल करता है। ये फ्लेमिंगो मिसाइल से जुड़े सफल हमलों की श्रृंखला का ताजा हमला था। उदाहरण के लिए 10 जून को पश्चिमी रूस के चेबोक्सारी स्थित वनीर प्रोग्रेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर 5 फ्लेमिंगो मिसाइलें भेजी गईं, जो मोर्चे से 900 किलोमीटर या 560 मील दूर है। उनमें से 2 मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं। फैक्ट्री की एंटी ड्रोन सुरक्षा को चकमा देकर टकराव पर भारी विस्फोट और आग से नुकसान हुआ। बमों के मामले में भी कीव ने बड़ी प्रगति की है। अतीत में उसे पश्चिमी आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अक्सर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होती थी।
और उन पर अन्य प्रतिबंध भी लगे होते थे जिन पर यूक्रेन का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अब यूक्रेन ने अपनी हथियार प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर खेल बदल दिया है। डीजी इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित इक्वलाइजर, ग्लाइड बॉम्ब जैसे हथियार जो छोड़े जाने के बिंदु से दर्जनों मील दूर तक जा सकता है में सक्षम है। इन बमों में इतना विस्फोटक शक्ति होती है कि ये रूसी लक्ष्यों जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन, गोला बारूद डिपो, सैनिकों की भीड़, टैंकों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और अन्य बख्तरबंद वाहनों को भी। हमने देखा है कि यूक्रेन कई वर्षों से मध्यम और लंबी दूरी के हमले कर रहा है, लेकिन इन भारी हथियारों के आने से खेल पूरी तरह बदल गया है। वे अब सिर्फ रूस की संपत्तियों और बुनियादी ढांचे पर हल्के फुल्के वार नहीं कर रहे हैं, कीव अब लक्ष्यों को टुकड़ों में उड़ा रहा है। ताजा हमले क्रेमलिन के लिए अब तक सबसे नुकसानदेह और महंगे साबित हो रहे हैं, जैसा कि कैलिफोर्निया स्थित थिंक टैंक रैंड के शोधकर्ता माइकल बॉनेट बताते हैं। ये बात किसी भी सामान्य पर्यवेक्षक को भी साफ दिखती है कि यूक्रेनी हमलों का असर समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ हथियारों की ताकत का सवाल नहीं है, ये दूरी बढ़ने का भी सवाल है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज यूक्रेन के पास इतना गोला बारूद है कि वो रूस के आधे हिस्से और 70% से अधिक आबादी को निशाना बना सकता है। रूस के अपने निगरानी चैनल, जो पूरे रूस में रडार के जरिए निगरानी करता है, ने हाल ही में देश के दूर दराज इलाकों में हवाई हमले की चेतावनियों की रिपोर्ट दी है। इसमें वोल्गा फेडरल डिस्ट्रिक्ट के 5 क्षेत्र शामिल हैं। अस्त्राखान क्षेत्र मॉस्को के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर दूर स्थित है, यूक्रेन से 560 मील दूर, और उत्तरी काकेशस के कुछ हिस्से, जिनके कुछ हिस्से 1200 किलोमीटर तक दूर हैं, या यूक्रेन से 750 मील दूर हैं। मध्य रूस में मॉस्को में अलर्ट बज उठे हैं, जो लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन से 250 से 310 मील दूर व्लादिमीर, जो 450 किलोमीटर या 280 मील दूर है। टाम्बोव, जो 350 किलोमीटर या 220 मील दूर है, और लिपेट्स्क, जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 300 किलोमीटर 186 मील दूर है। 1 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी घोषणा की कि उनकी देश की सेनाओं ने उफा में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया है, जो मोर्चे से लगभग 1300 किलोमीटर यानी 800 मील से भी ज्यादा दूर है। ये दूसरी बार था जब इस स्थान पर हमला किया गया था। पेंटा क्षेत्र के सैन्य ठिकाने पर भी हमला हुआ, जो मोर्चे से लगभग 600 किलोमीटर या 370 मील दूर स्थित है। ये संघर्ष के पहले चरणों की तुलना में एक बड़ा बदलाव है। उदाहरण के लिए 2024 में केवल वे रूसी क्षेत्र जिन्हें वास्तव में यूक्रेनी हमलों की चिंता करनी पड़ती थी, वे ही थे जो सीमा के काफी करीब स्थित थे, और यूक्रेन के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा भी कब्जे वाले क्षेत्रों के भीतर दुश्मन के सैन्य साधनों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। अब रूस में लगभग कहीं भी सचमुच सुरक्षित महसूस नहीं होता। पश्चिमी इलाकों से साइबेरिया की सीमाओं तक हवाई हमले के सायरनों की आवाज रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बनती जा रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को रूसी जनता के घर तक ले आया है। और ये सायरन मामूली असुविधा नहीं है। अक्सर जब अलर्ट बजता है, पूरा शहर और कस्बे बंद हो जाते हैं, हवाई अड्डे संचालन रोक देते हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद हो जाती हैं, लोगों से घर में या भूमिगत शरण में रहने को कहा जाता है। इसका असर होता है। यूक्रेन रूसी रणनीति की नकल नहीं करता और नागरिक घरों या बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाता। रूसी लोगों की जिंदगियों पर युद्ध का असर अब भी लगातार और अधिक डरावने और चुनौतीपूर्ण तरीकों से पड़ रहा है। इससे वे और ज्यादा किसी को दोषी ठहराने को बेताब हो जाते हैं, और कई लोग सिर्फ एक आदमी पर उंगली उठा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन खुद। नतीजतन पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट आई है। यहाँ तक कि क्रेमलिन समर्थित सर्वेक्षणों में भी, जो सरकार के पक्ष में होते हैं, बढ़ती संख्या में रूसी लोग ये चिंता जता रहे हैं कि क्या उनके राष्ट्रपति अब भी नेतृत्व करने के योग्य हैं। आगामी हफ्तों और महीनों में पुतिन व उनके लोगों की स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन का शस्त्रागार अब और मजबूत होगा। वास्तव में रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेन ने शायद पहली बार अपनी घरेलू लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी हो। ये खबर रूस के रक्षा मंत्रालय के डेटा पर आधारित है। एक हालिया रिपोर्ट में क्रेमलिन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 24 घंटे में उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 600 से ज्यादा ड्रोन और 7 हवाई बमों को रोक लिया, और एक ऐसी चीज को भी रोका जिसे उसने लंबी दूरी की ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल बताया। मॉस्को ने मिसाइल के प्रकार की जानकारी नहीं दी, और यूक्रेन ने भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हमें पता है कि फायर पॉइंट FP9 बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है,
और हाल ही में उसने बताया कि ये उड़ान परीक्षण के करीब है। कंपनी के डिजाइन प्रमुख डेनिस टिलेमन ने पुष्टि की कि परीक्षण या तो गर्मियों में या शुरुआती पतझड़ में शुरू होंगे। संभव है कि परीक्षण शुरू हो चुके हों और FP-FP9 को एक या अधिक रूसी लक्ष्यों पर दागा गया हो। अगर ऐसा है तो ये कीव के शस्त्रागार में एक और बड़ा जोड़ होगा। FP-FP9 को विशेष रूप से रूस के क्षेत्रों के अंदर गहराई में स्थित लक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। इसकी अनुमानित संचालन सीमा 855 किलोमीटर है या 530 मील। ये 2200 मीटर प्रति सेकंड तक की गति पा सकता है, 7220 फीट प्रति सेकंड, और ये एक विशाल वारहेड ले जाता है जिसका वजन 800 किलोग्राम या 1760 पाउंड तक होता है। हमने कीव के रक्षा क्षेत्र को विश्व स्तरीय ड्रोन और शक्तिशाली क्रूज मिसाइलें बनाते देखा है। एक बैलिस्टिक मिसाइल इस पहेली का आखिरी टुकड़ा है। अगर FP-FP9 पहले ही चालू है तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक यूक्रेन इससे कितना नुकसान कर सकता है कहना मुश्किल है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, कीव द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण स्वदेशी लंबी दूरी की हमले की क्षमताओं को ड्रोन और क्रूज प्रणालियों से आगे बढ़ाने की दिशा में नया कदम है। यहाँ तक कि अगर ये रिपोर्टें झूठी साबित होती हैं और FP-FP9 तैनाती के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, ये सिर्फ समय की बात है जब हम देखेंगे कि ये मिसाइल कीमती रूसी बुनियादी ढांचे को आसमान में उड़ा रही है। जब इसे भारी ड्रोन और नए ग्लाइड बमों से मिलाया जाता है, फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों के साथ यूक्रेन अब तक सबसे ज्यादा हथियारों से लैस है, जिससे रूस के सामने इतनी समस्याएं आ गई हैं जिन्हें वो सुलझा नहीं सकता। बेचारा भ्रमित पुतिन। 2026 रूस का बड़ा साल होने वाला था। यही वो साल था। डोनेट्स्क गिर जाएगा और रूस डोनबास पर दावा करेगा। यूक्रेन दक्षिण में टूट जाएगा। हर पत्ता पुतिन के हाथ में होता और कुछ पत्ते उसने आस्तीन में छुपा रखे थे। यही कहानी थी। लेकिन यूक्रेन ने रूस के नेता की खुद और दुनिया को सुनाई कहानियों को गलत साबित कर दिया है। जो हमने वास्तव में 2026 में देखा है वह यह है कि यूक्रेन ने एक के बाद एक चौंकाने वाली जीत हासिल की है और अब एक और जीत है। रूस की फ्रंट लाइन को चीर दिया गया है क्योंकि यूक्रेन ने 25 किलोमीटर गहरा छेद बना दिया है, जिससे 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पुनः प्राप्त हुआ है। रूस हैरान है। ग्रीष्मकालीन आक्रमण नाकाम हो रहा है और हम उस सच्चाई के पल पर पहुंच गए हैं जहां एक रूसी नेता को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। ओलेक्जेंड्रिवका पुतिन की सबसे बड़ी नाकामी की जगह है। 13 जुलाई की रूसी आक्रामक अभियान मूल्यांकन में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने खुलासा किया कि यूक्रेनी बलों ने उस विशेष मोर्चे पर 6 बस्तियों और 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त करने की सूचना दी है। ISW ने यह भी बताया कि यह मुक्ति एक अनिर्दिष्ट समयावधि में हुई। यह यूक्रेन की जवाबी कार्रवाइयों की श्रृंखला का हिस्सा था जिसे मध्यम दूरी के स्ट्राइक ड्रोन के समर्थन से अंजाम दिया गया, जो रूस के पीछे के इलाकों को तहस नहस कर रहे हैं। वे ड्रोन रसद को पंगु कर देते हैं और पूरे मोर्चे पर कमजोरियां पैदा करते हैं। इसके बाद यूक्रेन के सैनिक हमला करते हैं। रूसी सैनिकों के अलग थलग पड़े समूहों पर हमला करते हैं, उन्हें वही वापस धकेलते हैं जहां से वे आए थे। इस मामले में वे जहां से आए थे वह उनके शुरुआती स्थान से 25 किलोमीटर दूर है। और जब आपकी सेना उस घोंघे की रफ्तार से आगे बढ़ रही हो जिसने अभी अभी नमक का स्नान किया हो, तो इतनी जमीन पर दोबारा कब्जा करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन ने इस बड़े अभियान में जिन बस्तियों को आजाद कराया है उनमें वरोना, तानोवा, मालिवका, जिजनेवा, जापोरिजिया और नोवोहिरिवका शामिल है। ISW के अनुसार ये सभी अलेक्जेंड्रोका के दक्षिण पूर्व में हैं। ये बताता है कि ये 2026 की सर्दियों में शुरू हुए अभियान की निरंतरता है। उस समय यूक्रेन जापोरिजिया और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में बढ़ रहा था, जिसका परिणाम 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की मुक्ति के रूप में हुआ। इन अतिरिक्त 120 वर्ग किलोमीटर को जोड़ने से इस साल अब तक कुल 600 वर्ग किलोमीटर हो जाता है और यही आंकड़ा रूस के 2026 का सार है। लेकिन हम इस पर वापस आएंगे। अलेक्जेंड्रोवका को लेकर हमारे पास इस बारे में और जानकारी है कि यूक्रेन ने ये उल्लेखनीय बढ़त कैसे हासिल की। हमने आपको बुनियादी बात बताई थी, पीछे ड्रोन थे और जमीन पर हमलावर समूह, लेकिन इसमें इससे भी ज्यादा है। यूक्रेन ने दर्जनों हमला समूहों को वेलिकोमी, वेलिकोमुखाई, लिवका दिशा से रूस की अलेक्जेंड्रोवका सेना पर एक साथ भेजा। आर्मी मीडिया एक्स अकाउंट ने रिपोर्ट किया। उन समूहों को लगातार हवाई समर्थन मिला, संभवतः FPV ड्रोन भी शामिल थे और उन्होंने उस क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से तलाशी अभियान चलाया जिसे यूक्रेन ने मुक्त कराया है। जमीन पर पैदल सेना और रूसी ड्रोन ऑपरेटरों को नष्ट कर दिया जो यूक्रेनी हमलावर समूहों को रोकने की कोशिश करते। इस बेहद अच्छी तरह से समन्वित हमले के अंत तक रूसी 120वीं मरीन डिवीजन, जो उन गांवों में मुख्य रक्षा बल थी जिन्हें यूक्रेन ने मुक्त किया, को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि शायद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वह डिवीजन लगभग बेकार हो गई थी
और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिन मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन का हमने जिक्र किया था, उन्होंने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने टेमेरिवका को निशाना बनाया, जो एक गांव है जिसे रूस ने कब्जे वाले दक्षिण में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब में बदल दिया है। जोरदार हमला हुआ और यूक्रेनी फायर कंट्रोल में आकर वह हब खत्म कर दिया गया और चोट पर नमक छिड़कने के लिए यूक्रेन ने गांव में रूस की 656वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट के सैनिक एकत्रीकरण स्थल को नष्ट किया। लगता है कि इस काम का बड़ा हिस्सा यूक्रेन की 425वीं अलग असॉल्ट रेजिमेंट, जिसे अक्सर स्कोलाया कहा जाता है, ने किया। परिणाम सीधा है, 6 बस्तियां वापस ली गई, 120 वर्ग किमी क्षेत्र मुक्त हुआ और मोर्चे के एक अहम क्षेत्र में 25 किमी तीर गहरा छेद बना। इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। ISW के अनुसार 425वीं रेजिमेंट ने कुछ दिलचस्प किया है। ये जानकारी उसी रेजिमेंट की सोशल मीडिया घोषणा से मिली है। हालांकि अब वह घोषणा गायब है और रेजिमेंट ने ये नहीं बताया है कि ऐसा क्यों हुआ। यह एक रहस्य है। लगता है रेजिमेंट आगे बढ़ने के झूठे दावे नहीं करेगी। ये रूस के प्रचार के हथकंडों के ज्यादा करीब है। शायद यूक्रेनी उच्च कमान ने 425वीं स्वतंत्र आक्रमण रेजिमेंट द्वारा बनाए 25 किलोमीटर की सेंध को गुप्त रखने का आदेश दिया हो। क्या इसके अलावा कोई और योजना बन रही है? हमें जल्द ही इसका पता चल सकता है। अब जानकारी सामने आ गई है और कई स्रोतों ने रिपोर्ट की है। पेंडोरा का बॉक्स खुल गया है और पुतिन के लिए ये खबर सिर्फ उसी बात की पुष्टि करती है जिसे वो तब से जानते हैं जब से यूक्रेन ने युद्ध के शुरुआती महीनों में पलटवार करना शुरू किया था। 2026 रूस के लिए योजना के मुताबिक नहीं चल रहा है और अगर इसे नरमी से कहे तो भी यही बात है। असल में 2026 रूस के युद्ध क्षेत्र की कमजोरी और उसकी रणनीतिक विफलताओं का एक विनाशकारी पर्दाफाश बन गया है, जो झूठी प्रगति रिपोर्टों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यकीन दिलाने की बेताब कोशिशों में उलझ गई है कि रूस कब्जा कर लेगा, जबकि असल में या तो लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ या रूस पीछे हटा है। ये 2026 में रूस की लगातार विफलताओं में एक और आपदा जोड़ने जैसा है, क्योंकि वह एक गलती से दूसरी की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन की वापस ली गई रिपोर्ट से हमें शायद मुक्त कराए गए क्षेत्रों और ये किन जगहों पर हुआ है इसकी अधिक प्रत्यक्ष पुष्टि देखने को मिल रही है। यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की के 12 जून के दावे का समर्थन करते हुए यूक्रेन ने तब तक 600 वर्ग किमी क्षेत्र मुक्त कर लिया था। संख्या निश्चित रूप से मेल खाती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। एलेक्जेंड्रोका में 120 और नीप्रोपेट्रोव्स्क जापोरिजिया में 480 वर्ग किमी, मिलाकर कुल 600 होते हैं। पुतिन उस संख्या को लेकर चिंता करेंगे, लेकिन वह इस बात को लेकर परेशान होंगे कि वसंत और गर्मियों का वह हमला जो यूक्रेन को हराने के लिए होना था, उसने वास्तव में क्रेमलिन को क्या दिया है। ये अच्छा नहीं है। मार्च से जब हमला शुरू हुआ था, ऐसे समय भी आए जब रूस लगभग ठहर गया, और चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे समय भी आए जब यूक्रेन ने रूस की तुलना में ज्यादा इलाकों को आजाद कराया। ISW के पास आंकड़े हैं जो उसने रूस के कब्जे वाले इलाकों के आधार पर तैयार किए हैं, न कि उन जमीनों को जहां रूस ने चुपके से कुछ घुसपैठिए भेजकर ऐसी जीत का दावा किया है जो उसने हासिल ही नहीं की। मार्च में रूस केवल 23.04 वर्ग किलोमीटर ही आगे बढ़ सका। रूस के आकार और ताकत को देखते हुए एक आक्रमणकारी सेना के लिए ये सचमुच दयनीय आंकड़ा है, खासकर क्रेमलिन की तमाम बड़ी बातों के बाद कि डोनेट्स्क का पतन निश्चित है। अगले 2 महीनों में स्थिति और शर्मनाक हो गई, क्योंकि अप्रैल और मई में यूक्रेन ने जितना क्षेत्र आजाद कराया, रूस उतने क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सका। ISW की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में रूस खुद को 116.01 वर्ग किलोमीटर के घाटे में पाया। मई तो और भी बुरा था। रूस को शुद्ध क्षेत्रफल में पिछली बार से दोगुनी हार मिली और महीने के अंत तक वह 281.1 वर्ग किमी और गवा बैठा। जून में रूस ने 30.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर स्थिति थोड़ी सुधारी, तो अच्छा किया शायद। रूस खुद को फिर से दयनीय स्थिति में ले आया, खासकर जब आप देखते हैं कि जून में रूस की बढ़त जनवरी में उसकी बढ़त के 10वें हिस्से से भी कम थी। गर्मियों का वो हमला जो सब खत्म कर देने वाला था, अब पूरी तरह जारी है। इस सब का मतलब ये है कि यूक्रेन ने रूसी सेना को लगभग गतिरोध में ला खड़ा किया है। यूक्रेन ने जो 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त कराया है, उसने रूस को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि 2026 की पहली छमाही में उसकी कुल बढ़त सिर्फ 97.22 वर्ग किलोमीटर ही रही है। इसे वही गर्मियों का अभियान माना जा रहा है जो डोनेट्स्क को पंगु कर देगा। रूस को अभी 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा करना है। रूस के लिए 2026 एक आपदा रहा है। सिर्फ एलेक्जेंड्रोका में 120 वर्ग किलोमीटर खोने या ISW के आंकड़ों के हिसाब से ही नहीं, इस साल रूस के लिए अब तक कितना बुरा रहा है
ये दिखाने को बहुत कुछ है। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर जानकारी मिल रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें। हम रोज ऐसे वीडियो दिखाते हैं जो यूक्रेन युद्ध की वो सच्चाई बताते हैं जिसे पुतिन छुपाना चाहते हैं। आइए एक पल के लिए डोनेट्स्क पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान दे, यही वह क्षेत्र है जिसके बारे में माना जाता है कि वह वसंत और गर्मियों के आक्रमण की ताकत के आगे झुक जाएगा। आप सोच सकते हैं कि यूक्रेन की कहीं और हो रही बढ़त से रूस को साल के अंत तक डोनेट्स्क में अपने लक्ष्य हासिल करने का मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं। अल जजीरा के अनुसार पुतिन को डोनेट्स्क पर कब्जा करने की नई समय सीमा तय करनी पड़ी। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है 14 बार, और भी नई समय सीमा असली मानी जा रही है। डोनेट्स्क दिसंबर के अंत तक गिर जाना चाहिए। रूस की सेना के पक्ष में चमत्कार होने पर ही ऐसा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से रूस को डोनेट्स्क पर कब्जा करने में 5150 दिन लगेंगे, करीब 14 साल। थोड़ा फर्क हो सकता है। अब 31 दिसंबर संभव नहीं है जब तक पुतिन अपनी समय सीमा में 2040 न जोड़े। रूस की अग्रिम पंक्तियों में यूक्रेन की सेंध भी कुछ तेज नहीं करेगी, चाहे ये सेंधे डोनेट्स्क से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। काला सागर में रूस की स्थिति से भी कुछ तेज नहीं होगा। जब हम चुराए गए या मुक्त किए गए क्षेत्र की बात करते हैं तो जमीन पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। पानी भी उतना ही अहम है, और काला सागर रूस की योजनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा होना था। यूक्रेन और क्रीमिया के बीच एक बाधा और जलमार्ग, जिससे रूस सैनिकों व उपकरण भेजकर यूक्रेन पर हमला कर सकता था। काला सागर रूसी युद्धपोतों के लिए नर्क बन गया है। समुद्र में जाने वाले जहाजों को यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों का सामना करना पड़ता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जुलाई की शुरुआत में ही ऐलान किया था कि रूस काला सागर खो चुका है। उनसे असहमत होना मुश्किल है। यूक्रेन के पास शायद युद्धपोत नहीं है जो समुद्र की निगरानी या नाकाबंदी कर सके। उसके हवाई और समुद्री ड्रोन भी वही काम अच्छी तरह करते हैं। रूस ने अपने युद्धपोत लगभग पूरी तरह वापस बुला लिए हैं। अब जब यूक्रेन का ध्यान अजोवो सागर पर है, जहां वो रोज दर्जनों रूसी शैडो फ्लीट जहाज जला रहा है, पुतिन को जल्द ही इस संभावना का सामना करना पड़ सकता है कि दोनों समुद्र जिन्हें रूस को नियंत्रित करना चाहिए था, खो दिए जाएंगे। ये कब्जे वाले क्रीमिया के लिए बुरी खबर है। अगर रूस प्रायद्वीप के आसपास के पानी पर काबू नहीं रखता, इसका मतलब है कि वह उस प्रायद्वीप पर होने वाले यूक्रेनी हमलों के खिलाफ भी कुछ खास नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि एलेक्जेंड्रोका के 25 किमी गहरे क्षेत्र में 120 वर्ग किमी इलाका मुक्त कराना प्रभावशाली है, ये पुतिन के आक्रमण और रूस के राष्ट्रपति के रूप में उनकी हैसियत को होने वाले नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है। अगर क्रीमिया को अलग थलग करने की यूक्रेन की रणनीति की वजह से कब्जाधारियों को प्रायद्वीप छोड़ना पड़े, रूस जिस स्थिति में खुद को अब पाता है वह दुखद और शर्मनाक है। ये 3 दिन की जंग के 5वें साल में है। रूस के हमले पर यूक्रेन के टूटने की उम्मीद थी। पुतिन को लगता था कि रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन कीव में घुस जाएंगे और खुद लगभग बिना किसी हताहत के यूक्रेन से आत्मसमर्पण करवा देंगे। ये बात फरवरी 2022 की है, और रूस को यूक्रेन में अपने लक्ष्य को लेकर बार बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। अब डोनबास का गिरना ही काफी है। उस समय पुतिन जीत का दावा करेंगे, लेकिन वे सारी समय सीमाएं और डोनेट्स्क के लिए जरूरी 14 साल भी उस तरह की जीत को संभव नहीं दिखाते। रूस अन्य जगहों पर अपनी जमीन खो रहा है। हमने अभी कुछ समय पहले हताहतों के बारे में बात की थी। क्षेत्रीय मोर्चे पर 2026 जितना विनाशकारी रहा है, असल नुकसान उन सैनिकों ने झेला है जिन्हें पुतिन ने मोर्चे पर भेजा है। हर महीने हताहतों की संख्या बढ़ रही है। इस साल जनवरी से मई के बीच रूस ने हर महीने 30,000 से 34,000 सैनिक खो दिए। जून में हताहतों की संख्या 14 लाख से अधिक हो गई, जो एक रिकॉर्ड तोड़ महीना भी था, जिसमें रूस ने 39,460 हताहत झेले, या हर 1 वर्ग किलोमीटर के लिए 1,298 हताहत हुए, जो उसने उस महीने में हासिल किया। ये न सिर्फ टिकाऊ नहीं है बल्कि हास्यास्पद भी है। अब रूस को जून 2025 की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर 19 गुना ज्यादा हताहत झेलने पड़ रहे हैं। इस सब को लंबे समय तक जारी रख पाना रूस के लिए एक और बड़ा मुद्दा है। 14 जुलाई की रिपोर्ट में ISW ने बताया कि रूस ने जुलाई 2026 की शुरुआत तक 1,95,000 संविदा सैनिक भर्ती किए हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा लगती है और वाकई में है भी, लेकिन ये उतनी नहीं है जितनी रूस चाहता है। अब तक ये संख्या 2,04,500 होनी चाहिए थी, क्योंकि 2026 के अंत तक कुल भर्ती 4,09,000 होनी है। यह लक्ष्य तब तय हुआ था जब ये साफ नहीं था कि यूक्रेन इस साल रूसी सेना पर कितना हावी होगा। रूस अब औसतन 1,090 सैनिकों की भर्ती हर दिन कर रहा है, जब उसकी रोजाना की हानियां इस आंकड़े से सैकड़ों ज्यादा होती हैं। विनाशकारी यही एक शब्द है जो अब तक रूस के 2026 का सही वर्णन करता है। आइए लौटते हैं यूक्रेन द्वारा
एलेक्जेंड्रोवका व अन्य क्षेत्रों की मुक्ति पर। अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा, और कुछ लोग सोच सकते हैं कि जो हमने यूक्रेन को करते देखा है वो आने वाले महीनों में एक और भी बड़े जवाबी हमले की तैयारी है। यह संभव है पर संभावना कम है। एलेक्जेंड्रोवका में वही हो रहा है जिसकी ज़ेलेंस्की ने जनवरी में चेतावनी दी थी। हम एक रणनीतिक रक्षात्मक अभियान चलाएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि केवल रक्षा से ही जीत हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए हम संचालनात्मक पहल बनाए रखने के लिए आक्रामक अभियान चलाएंगे। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की साल की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा था। ये टिप्पणी लोगों की नजर से निकल गई, लेकिन 2026 में हमने इसी रणनीति का बेहतरीन क्रियान्वयन देखा है। जब यूक्रेन ने रूसी मोर्चे में कमजोरियां ढूंढी या पैदा की तो उसने जोरदार हमला किया। यही एलेक्जेंड्रोवका में हुआ। मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन ने खाली जगह बनाई और बेहतरीन समन्वित हमलों ने यूक्रेन को उन्हें भरने और अपनी स्थिति मजबूत करने दिया। ये एक रणनीति है जो अच्छी तरह काम करती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि लगभग 1200 किलोमीटर तक फैली पूरी फ्रंट लाइन को पंगु बना सके। अगर यूक्रेन किसी बड़े जवाबी हमले की तैयारी नहीं कर रहा तो एलेक्जेंड्रोवका इतनी अहम क्यों है? इसका जवाब छुपा है कि पुतिन इस क्षेत्र और जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोव्स्क के रूस से छूटे इलाकों का क्या इस्तेमाल करना चाहते थे। रूस चाहता था कि इन इलाकों को बफर जोन बनाकर यूक्रेन को डोनेट्स्क में सैनिक और आपूर्ति भेजने से रोका जाए, लेकिन वो बफर टूट चुका है। इसका नतीजा वही है जैसा हमने रूस के वसंत और गर्मी के हमलों की नाकामी पर बताया। रूस के भारी नुकसान और धीमी प्रगति का कारण यूक्रेन द्वारा दक्षिणी मोर्चे पर सटीक हमले हैं, जिससे डोनेट्स्क पर कब्जा करने में रूस को दशक से ज्यादा लग सकता है। आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन जो कर रहा है वह असरदार है, क्योंकि रूस के प्रचारक पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं। 14 जुलाई को जब एलेक्जेंड्रोवका में हुई सेंध का खुलासा हुआ, रूसी समाचार एजेंसी टास ने कथित सैन्य विशेषज्ञ आंद्रेई मोरोजको के बयानों पर रिपोर्ट की। कॉन्स्टांटिनिवका के इलाके को आजाद कराने के यूक्रेनी प्रयासों पर चर्चा करते हुए जो डोनेट्स्क में है, मोरोजको ने दावा किया। नतीजतन यहाँ शत्रुता का सक्रिय चरण बहुत लंबे समय से चल रहा है। यूक्रेनी कमान के सभी प्रयास व्यर्थ और असफल साबित हुए हैं। साथ ही यूक्रेनी कमान को बार बार अनुचित नुकसान उठाना पड़ रहा है, अपने कर्मियों की परवाह किए बिना। असल में उन्हें सीधे गोलीबारी के बीच झोंका जा रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका जवाब कैसे दे। उस कथन में यूक्रेनी की जगह रूसी रखे तो रूस पिछले 4 साल से ज्यादा समय से जो कर रहा है उसका सही वर्णन मिलेगा। मोरोजको ये दावा करने की भी हिम्मत करता है कि अगर यूक्रेन कॉन्स्टांटिनिवका में जवाबी हमला करता है तो उससे सफलता नहीं मिलेगी। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि उसके जवाबी हमले कितने प्रभावी हो सकते हैं। अगर पलटवार शुरू होता है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन ने कोई कमजोरी देखी है और रूस असुरक्षित है। एलेक्जेंड्रोवका में यूक्रेन की बड़ी जीत ये दिखाती है जो हर वो व्यक्ति जानता है जो रूस की असफलताओं को देख रहा है। पुतिन के लिए फैसले की घड़ी आ गया है। शायद उन्हें अभी इसका पता नहीं है। वह शायद जानबूझकर अनजान बनकर दिखावा करेंगे कि वह पल आ गया है, लेकिन इनमें से कोई भी बात इस तथ्य को नहीं बदलती कि हमने यूक्रेन में हालात का रुख पूरी तरह बदलते हुए देखा है। रणनीति के लिहाज से रूस अब वापसी से आगे जा चुका है। क्या कुछ 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खोने से रूस बिखरता है? नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि यूक्रेन ने वो घिसावट वाली रणनीति खोज ली है जो हर दिन की लड़ाई के साथ रूस को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी। एक चाल जो रूसी अपनाते हैं जब वे हमला करते हैं, मोर्चे पर कमजोर स्थिति में मौजूद लोगों को बाहर कर देते हैं, इसे बार बार दोहराते हैं और रूस को खुद ही थकने देते हैं। अब पुतिन के सामने एक ऐसा यूक्रेन है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। पुतिन की कोशिशों के बावजूद नाटो के यूरोपीय सदस्य उसका ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका समेत नाटो अब पुतिन के खिलाफ एकजुट है और रूस के अंदर भी लगभग हर अहम जगह यूक्रेनी दूरगामी हमलों के लिए असुरक्षित है। इसे ही मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं। एलेक्जेंड्रोवका चाहे जितनी भी प्रभावशाली हो, ये पुतिन के लिए कहीं बड़े मुद्दे का एक छोटा सा नमूना है। चाहे युद्ध का अंत कुछ भी हो, पुतिन पहले ही हार गए हैं। अब जीत के लिए यूक्रेन का पूर्ण आत्मसमर्पण ही स्वीकार्य होगा, और वो भी एक ऐसी पायरिक जीत होगी जिसने रूस को, जो कभी महाशक्ति लगता था, एक मामूली ताकत के रूप में बेनकाब कर दिया है। रूस की छवि बनाए रखने के लिए व्लादिमीर पुतिन को कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्होंने आक्रमण कर दिया और यूक्रेन ने उन्हें इसकी कीमत चुकाई है। 13 जुलाई की सुबह से पहले के 24 घंटे कुख्याति के लिए याद रखे जाएंगे। यूक्रेन के लिए यह युद्ध की सबसे बड़ी रात थी। फिर भी यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन झुंड से रिकॉर्ड हमला किया। ये यूक्रेन के लिए एक अविश्वसनीय रात थी। 700 से अधिक रूसी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन के ड्रोन ने फिर दिखाया कि रूस की वायु रक्षा कमजोर पड़ रही है। रूस ने पहले कभी 24 घंटे में इतना नुकसान नहीं झेला और किसी तरह ये पुतिन के लिए और भी बुरा हो जाता है। यह कोई चरम बिंदु नहीं था, ये यूक्रेन का संदेश था
कि जैसे जैसे महीने बीतेंगे उसके हमले और भी मजबूत और प्रभावी होते जाएंगे। मुख्य आंकड़ों से शुरू करते हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों के बल SBS ने 24 घंटों में 1725 रूसी ठिकानों पर हमला करने में सफलता पाई, जो 13 जुलाई की सुबह तक जारी रहा। इनमें से अधिकांश ठिकानों पर रात भर चले विनाशकारी हमलों के दौरान हमला किया गया। ये जानकारी यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी से मिली है। एक टेलीग्राम पोस्ट में कुछ मुख्य विवरण दिए गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ हमलों की संख्या के अलावा SBS ने 24 घंटों में 418 रूसी हताहत किए। 13 जुलाई ने उस महीने की इसी बढ़त को आगे बढ़ाया, जिसमें SBS यूक्रेन की सबसे प्रभावी सैन्य इकाइयों में से एक बनकर उभरा है। अब तक जुलाई में SBS ड्रोन के कारण 4181 रूसी हताहत हुए हैं। उसी समूह ने 13 दिनों में 19,759 रूसी ठिकानों पर भी हमला करने में सफलता पाई है, जिससे हमें लगभग 1,520 का दैनिक औसत मिलता है। अगर हम 13 जुलाई को यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए गए 1,725 ठिकानों को हटा दे तो वह औसत घटकर 1,502 रह जाता है। यह दिखाता है कि 13 जुलाई को SBS का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कितना असाधारण था। औसत से 200 से ज्यादा लक्ष्य ने रूस को दिखा दिया कि उसे डरना चाहिए। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर थम नहीं रहे हैं, वे अपने हमलों को और तेज कर रहे हैं और रूस इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। हम यह दावा नहीं करेंगे कि 12 और 13 जुलाई को यूक्रेन द्वारा किए गए सभी 1,725 लक्ष्यों का पूरा विवरण दे सकते हैं। अगर कोशिश करते तो वीडियो कई दिन चलता। वैसे भी ब्रोडी ने संख्या के अलावा कुछ नहीं बताया। हम सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि रूस के पीछे के इलाकों का एक बड़ा हिस्सा निशाना बनाया गया था। यूक्रेन अपना रसद नाकेबंदी अभियान जारी रखता है, जिससे रूसी ईंधन और सप्लाई ट्रक तेजी से तबाह हो रहे हैं। फ्रंट लाइन के पीछे कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस और सैनिक जमावड़ों को ध्वस्त करने के अलावा हम आपको रात की मुख्य झलकियां दिखाएंगे। ये सभी झलकियां यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU के हमलों की श्रृंखला से हैं, जो SBS के साथ समन्वय कर कब्जे वाले क्षेत्रों में उच्च मूल्य के लक्ष्यों को खत्म करता है। चलिए जहाजों से शुरू करते हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन ने रिकॉर्ड तोड़ 24 घंटों में रूसी प्रोजेक्ट 12,150 मंगुस्त गश्ती नौकाओं की एक जोड़ी नष्ट कर दी। ये गश्ती नौकाएं रूस के काला सागर बेड़े की सबसे ताकतवर नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े युद्धपोत या तो नष्ट हो चुके हैं या यूक्रेन के ड्रोन से बचने के लिए छिपे हैं। रूस का कहना है ये गश्ती नौकाएं तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए है और इन पर 12.7 या 14.5 मिमी की बंदूकें लगी होती है, जो ड्रोन गिराने या बिना चालक दल वाले जहाजों पर हमले में इस्तेमाल होती है। ये यूक्रेन द्वारा काला सागर बेड़े को कमजोर करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो युद्ध में पहले ही लगभग अप्रभावी हो चुका है। SBU और SBS ने गश्ती नौकाओं के साथ साथ उन फेरी जहाजों को भी निशाना बनाया, जिनसे रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में आपूर्ति और उपकरण भेज रहा था। केर्च जलडमरू मध्य में मारिया और येसिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों में डूबे। यूक्रेन ने पोर्ट काउकाज में पनागिया और लेवरेंटी फेरी जहाजों पर हमला किया। शायद वे डॉक पर खड़े लोडिंग का इंतजार कर रहे थे। शब्द फेरी के इस्तेमाल से धोखा मत खाइए। भले ही इससे नागरिक जहाजों का आभास होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। रूस ने काले सागर और अजोव सागर की लॉजिस्टिक्स जारी रखने के लिए उपलब्ध जहाज जब्त किए हैं। यूक्रेन ऐसे जहाजों पर हमला कर रूस के जलमार्ग लॉजिस्टिक्स को पंगु बना देता है और पिछले एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय में ऐसा लगता है कि यह यूक्रेन के लिए एक प्राथमिकता बन गया है। 13 जुलाई को यूक्रेन ने अजोव सागर में अभियान जारी रखा, जिससे वहां दहशत फैल गई। 13 जुलाई तक के 8 दिनों में यूक्रेन ने सागर में रूस के शेडो फ्लीट के 105 जहाजों पर हमला किया। यही फेरी है शेडो फ्लीट के जहाज जो रूस सप्लाई ले जाने में इस्तेमाल करता है। स्रोत ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन ने 7 फ्यूल टैंकर और कुछ और मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया। एक फेरी व टग बोट्स को 13 जुलाई की सूची में डाला गया। कुल 15 जहाजों पर हमला हुआ। ये एक चल रहा अभियान है जिसका उद्देश्य अजोव सागर को केर्च जलडमरू मध्य और ऐसे किसी भी अन्य जलमार्ग को जिसका इस्तेमाल रूस कब्जे वाले क्रीमिया को सहारा देने के लिए करता है, पूरी तरह अनुपयोगी बनाना है, और ये काम कर रहा है। यूक्रेन अजोव सागर पर इतने ड्रोन गिरा रहा है कि हर 112 मिनट में एक जहाज पर हमला हो रहा है। ब्रोडी ने कहा, रूस को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रूस अब भी अजोव सागर को लॉजिस्टिक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि जहाजों के डूबने से साबित होता है। उसे डोनाजो चैनल, जो डॉन नदी को अजोव सागर से जोड़ता है, बंद करना पड़ा। यह बंदी
10 जुलाई शाम से शुरू हुई थी और यह रूस के लिए बुरा सपना है। इसका मतलब है कि वे जहाज जो रूस अन्य देशों को अनाज निर्यात करने के लिए इस्तेमाल करता है वे अब नहीं चल सकते। और इसका मतलब यह भी है कि क्रीमिया के पास का केर्च जलडमरू मध्य भी बंद कर दिया गया है। वह जलडमरू मध्य अजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है, इसलिए अजोव सागर में यूक्रेन के ड्रोन हमलों को काला सागर को अलग थलग करने का एक और तरीका भी मान सकते हैं। रूस अब भी अपने लगाए प्रतिबंध नहीं हटा सका है। 13 जुलाई को रॉयटर्स ने बताया कि प्रतिबंध अभी भी लागू है, यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। 13 जुलाई को 15 जहाज डूबने का अर्थ है कि प्रतिबंधों की मियाद फिर बढ़ेगी और 14 जुलाई से आगे संभव है हम और टैंकरों व आपूर्ति जहाजों के एजो सागर में निशाने की खबरें सुने। हम यूक्रेन की रिकॉर्ड तोड़ रात की एक और बड़ी घटना की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने 3 रडार सिस्टम पर हमला किया जिन्हें रूस समुद्री व हवाई ड्रोन पता लगाने में इस्तेमाल करता है। इस खास हमले के महत्व को कम मत आंकिए। रडार सिस्टम बहुत जटिल होते हैं और बदलना मुश्किल होता है, खासकर जब रूस यूक्रेन के साझेदारों के लगाए प्रतिबंध झेल रहा है। रूस के पास अच्छी रडार इंडस्ट्री बनाने के लिए जरूरी चीजों की भी कमी है। उसके पास उन्नत रडार के लिए जरूरी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ग्लोबल डिफेंस कॉर्प्स कहता है। उसके पास न तो जनशक्ति, अनुभव, विशेषज्ञता या प्रतिभा है कि वह अपने पास पहले से मौजूद पुराने रडारों से बेहतर रडार बना सके। यूक्रेन द्वारा रडार सिस्टम नष्ट करने से रूसी उद्योग पर दबाव बढ़ता है जो उन्हें बदलने के लिए संघर्ष कर रहा है। यूक्रेन नए रास्ते खोलता है। 13 जुलाई को अजोव सागर के पास नष्ट हुए 3 रडार कल आने वाले यूक्रेनी ड्रोन का पता नहीं लगा पाएंगे। पता नहीं यूक्रेन के ड्रोन ने कौन कौन से खास सिस्टम तबाह किए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता और रडार गिरने से भविष्य में हमलों के और मौके बनते हैं। यूक्रेन विडंबना का आनंद ले सकता है कि जिन हथियारों को पहचानने के लिए ये रडार बने उन्हीं हथियारों ने इन्हें जंग से बाहर कर दिया। हम अभी हाईलाइट रील में हैं। हमें कुछ यूक्रेनी टारगेट्स कवर करने हैं और समझाना है कि यूक्रेन के हवाई अभियान से रूस के साथ युद्ध का भविष्य कैसे प्रभावित होगा। इन सबसे पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर जानकारी मिल रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही समझाते हैं। इसके बाद तबाही भरे उन 24 घंटों में यूक्रेन के दिमाग में रडार से बड़ा लक्ष्य था। वो लक्ष्य था बखमुत एयरबेस। यह कब्जे वाले क्रीमिया में केर्च से 14 किमी दूर स्थित है। यह बेस कथित तौर पर 1996 में छोड़ दिया गया था। अब ये छोड़ा हुआ नहीं है। रूस इसका मूल उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर रहा, लेकिन बाखमुत में अब भी वे हैंगर मौजूद है जहां रूस ने खास उपकरण और सैन्य वाहन रखे थे। यह तथ्य इसे यूक्रेन के रसद नाकाबंदी अभियान का लक्ष्य बनाता है। और 13 जुलाई को यूक्रेन ने हमला किया। हमला कितना सफल रहा देखना बाकी है। यूक्रेन ने सिर्फ बेस पर हमले की जानकारी दी, बाकी कुछ नहीं बताया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि 13 जुलाई को बाखमुत ही एकमात्र सैन्य अड्डा नहीं था जो यूक्रेन के निशाने पर आया। मॉस्को टाइम्स के अनुसार रूस की एफएसबी का दावा है कि उसने शागोल और उक्राइनका एयरबेस पर यूक्रेनी हमलों को नाकाम कर दिया, जो क्रमशः चेल्याबिंस्क और अल्मायरा क्षेत्रों में है। उसी रात बखमुत बेस पर हमला हुआ था। इस बार ये ड्रोन नहीं थे। एफएसबी ने अपराधियों की गिरफ्तारी का उल्लेख किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि एक तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। तो हम मान सकते हैं कि ये रूस के लिए युद्ध की अब तक की सबसे बुरी रातों में से एक में एक छोटी सी जीत है। मान लिया जाए तो ये कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन अगर रूस के अंदर गहराई में स्थित ठिकानों पर तोड़फोड़ करने वालों को सफलता मिल जाती तो यह बहुत अपमानजनक होता। यूक्रेन के ड्रोन ने अन्य जगहों पर 1700 से ज्यादा लक्ष्य तबाह किए। यूक्रेन शायद फिर कोशिश करे। वे ठिकाने रूस की बाकी हर चीज की तरह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब वापस यूक्रेन की और सफलताओं पर। हम बाखमुत हमले की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं और देखा कि यूक्रेन ने पोर्ट काउकाज क्षेत्र में सफल हमले किए, जिनमें वे 2 फेरी शामिल थीं। हालांकि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने इस बंदरगाह में स्थित तेल ट्रांसशिपमेंट कॉम्प्लेक्स में पेट्रोलियम भंडारण के 3 टैंकों को भी नष्ट करने में कामयाबी हासिल की, साथ ही एक ट्रेन को भी, जिसका इस्तेमाल रूस काउकाज माल स्टेशन तक ईंधन पहुंचाने के लिए करता है। अब ऐसा लगता है कि हम ये रोज कह रहे हैं। यूक्रेन क्रीमिया को अलग थलग करने के लिए अभियान जारी रखे हुए है, जिससे और ईंधन नष्ट हो रहा है। इससे भी बढ़कर पोर्ट काउकाज पर सफल हमला क्रीमिया के कब्जाधारियों को दिखाता है कि पुतिन अब उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते। यूक्रेन अब बस यूं ही इस बंदरगाह पर हमला कर सकता है, जो कि उसके द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े रात्रिकालीन हमलों का हिस्सा है। अब ये हमले यूक्रेन के लिए आसान लगने लगे हैं। हम कहते हैं कि यूक्रेन ने पोर्ट काउकाज पर फिर हमला किया, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले भी ये बंदरगाह यूक्रेनी हमले का हिस्सा था, जिसमें कर्च ब्रिज के दोनों ओर हमला हुआ था।
जो उस संदेश का हिस्सा था जिसका हमने अभी जिक्र किया। यूक्रेन ने बंदरगाह नष्ट किया। 21 जून को यूक्रेनी ड्रोन हमले ने बंदरगाह की ईंधन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया। इतनी बड़ी आग लगी कि वह सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई। आग ने उस बंदरगाह को बंद कर दिया, जिससे रूस क्रीमिया में गोला बारूद, हथियार और ईंधन भेजता था। यूक्रेन को उम्मीद है 13 जुलाई के हमले से भी वही नतीजा मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आपके लिए एक और मुख्य आकर्षण है। अब तक जिन हमलों को हमने कवर किया है उनमें से अधिकांश कब्जे वाले क्षेत्रों या क्रीमिया के आसपास के पानी में हुए हैं। यूक्रेन ने व्याजनिकी में स्थित एक खास सुविधा के लिए भी कुछ खास तैयार कर रखा था, जो रूस के स्तावरोपोल क्राय में है। यूक्रेन से लगभग 600 किलोमीटर दूर व्याजनिकी में एक तेल डिपो है, जिसमें पूरा टैंक फार्म है। ये सुविधा तेल व ईंधन संग्रहित करती है, जो आगे चलकर क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद रूसी कब्जा करने वाली सेनाओं दोनों तक पहुंचता है। इसे नेटवर्क का हिस्सा माने। एक ऐसा नेटवर्क जिसे रूसी संयंत्रों से तेल और ईंधन को वहां पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। डिपो पर यूक्रेन का हमला 12 जुलाई की रात शुरू हुआ। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन की रिपोर्ट के आधार पर, और निश्चित रूप से रूस का दावा है कि उसने हमले को नाकाम कर दिया। 13 जुलाई को 3:19 बजे तक 3 ड्रोन गिराए गए हैं, सोबियानिन ने दावा किया। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जब वह दावा कर रहे थे कि रूसी वायुरक्षा इस समस्या को संभाल रही है, उसी समय उस सुविधा में इतनी भीषण आग क्यों लगी हुई थी। कोई सच को छुपा रहा है। जल्द ही ड्रोन के मलबे का बहाना बना रूस की वायु रक्षा को सफल बताया जाएगा, जबकि यूक्रेन का निशाना जल रहा होगा। यूक्रेन को फर्क नहीं पड़ेगा। व्याजनिकी डिपो पर हमला उस रात की शुरुआत थी जब रूसी कब्जाधारियों पर पहले से ज्यादा आतंक बरपा। और जले पर नमक ये है कि डिपो मॉस्को के बेहद करीब है। यूक्रेन ने फिर याद दिलाया कि उसके ड्रोन राजधानी तक पहुंच सकते हैं अगर पुतिन भूल गए हों। ये हमें फिर उसी हेडलाइन पर लाता है जिससे वीडियो शुरू हुई थी। यूक्रेन ने 24 घंटों में 1725 रूसी ठिकानों पर हमला किया। इस संख्या पर विश्वास करना मुश्किल है, खासकर जब इसकी तुलना कुछ ही महीने पहले यूक्रेन द्वारा अपनी लंबी दूरी की अभियान में हासिल की गई उपलब्धियों से की जाती है। लेकिन जैसे जैसे अभियान बढ़ता है, रूस गंभीर मुसीबत में पड़ता है। ये है वजह। हम यूक्रेन के लंबी दूरी के अभियानों के दायरे और पैमाने के विस्तार को देख रहे हैं। एसबीयू खुद ये कहता है, बताते हुए, एक ही रात में अलग अलग दूरस्थ स्थानों पर दर्जनों लक्ष्यों का एक साथ विनाश दिखाता है कि एसबीयू अपने लंबी दूरी के विशेष अभियानों के पैमाने का विस्तार कर रहा है। रूस की सैन्य और तेल अवसंरचना के महत्वपूर्ण हिस्से जलते रहेंगे। जब हम इस वीडियो में कवर किए गए हमलों के बारे में बात कर रहे हैं, एसबीयू झूठ नहीं बोल रहा है। आंकड़े दिखाते हैं कि यूक्रेन का डीप स्ट्राइक अभियान इतना बढ़ गया है कि रूस अब इसे संभाल नहीं पा रहा। यूक्रेन के रिकॉर्ड तोड़ 24 घंटे से पहले यूनाइटेड 24 मीडिया ने एक दिलचस्प रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दिखाया गया कि यूक्रेन का लंबी दूरी का अभियान कितना बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 के पहले 6 महीनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर 697 ठिकानों पर हमला किया, जिससे क्रेमलिन को अनुमानित $6.1 अरब का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा सिर्फ रूस के अंदर मौजूद उन ठिकानों को शामिल करता है, जैसे तेल रिफाइनरियां, जिन्हें यूक्रेन साल भर ड्रोन से तबाह करता रहा है। जब आप यूक्रेन के मिडल स्ट्राइक अभियान को इसमें जोड़ते हैं, तो आप इसमें दुश्मन के 7028 और ठिकाने जोड़ सकते हैं। ऐसा यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा। ये आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें यह भी बताते हैं कि यूक्रेन की 1725 हमलों वाली रात में ज्यादातर निशाने मोर्चे पर ही रहे होंगे। हमने मध्यम और लंबी दूरी के लक्ष्यों की चर्चा की, जो मुख्य आकर्षण थे, लेकिन रूस ने कई उपकरण और सैनिक भी गंवाए। सिरस्की कहते हैं कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि अब यूक्रेन को मध्यम और लंबी दूरी पर किसी भी मनचाहे लक्ष्य को निशाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। रूस यूक्रेन के ड्रोन को अपने लक्ष्यों को तबाह करने से रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और अगर ये काफी बुरा नहीं था, यूक्रेन अपने लंबी दूरी के अभियान को मजबूत करने के लिए कदम भी उठा रहा है। यूक्रेन की रिकॉर्ड रात से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज इंपैक्ट कमांड के गठन की घोषणा की। राष्ट्रपति के आदेश से यह कमांड यूक्रेन के लंबी दूरी के संसाधनों को औपचारिक और केंद्रीकृत करेगा। मूल रूप से यह पहले से ही रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में तबाही मचा रही मुहिम को और भी घातक, सुव्यवस्थित और प्रभावी बना देगा। पुतिन को यकीन नहीं हो रहा होगा और वो हैरानी में अपना सिर हिला रहे होंगे। यूक्रेन पहले ही बिना इस कमांड संरचना के तबाही मचा रहा है, तो वो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि जब नई संगठन व्यवस्था लागू हो जाएगी तो क्या होने वाला है। ये सब कुछ एक व्यापक यूक्रेनी रणनीति के तहत हो रहा है, जिसका मकसद उन सभी चीजों को बाधित करना है जो पुतिन को अपनी जंग जारी रखने में सक्षम बनाती हैं। यह विचार सरल है और जितना पुराना युद्ध है उतना ही पुराना है।
रूसी शक्ति का स्रोत खत्म करो। रूस के अंदर और कब्जे वाले इलाकों में दोनों जगह फ्रंट पर सैनिकों को कमजोर करने और भारी कीमत थोपने के लिए हवाई प्रभुत्व स्थापित करने के इस पारंपरिक तरीके में जो अलग है वो ये है कि यूक्रेन इसे कैसे कर रहा है। यूक्रेन के पास एक ठीक ठाक वायु सेना है, लेकिन यह यूक्रेन के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए कहीं भी पर्याप्त बड़ी नहीं है। रूस में जाकर लक्ष्यों को नष्ट करने की तो बात ही छोड़िए। इसके बजाय यूक्रेन जो कर रहा है वो है ड्रोन और अपनी कम लागत वाली क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूसी युद्ध मशीन को अंदर से तोड़ना। अब पारंपरिक रूप में हवाई वर्चस्व जरूरी नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन हर महीने हजारों ड्रोन पूरे युद्ध क्षेत्र और उससे भी आगे भेज सकता है, ताकि रूस की आगे बढ़ने की कोशिशों को रोक सके, तेल और ईंधन को नष्ट कर सके और उन लक्ष्यों को भी निशाना बना सके जिन्हें रूस ने अपनी पहुंच से बाहर समझा था। ये यूक्रेन की एक शानदार असम्मित रणनीति है और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा यह और भी बेहतर होती जाएगी। रूस इस असर को कई तरह से महसूस कर रहा है और सबसे ज्यादा ईंधन संकट इतना बढ़ गया है कि अब पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। आपने देखा होगा कि 12 और 13 जुलाई को यूक्रेन के लक्ष्यों में ईंधन और तेल के टैंक और भंडारण सुविधाएं थी। ऐसा कई महीनों से हो रहा है। यूक्रेन की रणनीति के कारण रूस का घरेलू पेट्रोल उत्पादन इतना गिर गया है कि अब वह देश की मौसमी मांग का केवल 65% ही पूरा कर सकता है। अब रूस को हर दिन 45,000 मीट्रिक टन तक ईंधन की कमी हो रही है, जिसके कारण उसे सिर्फ मांग पूरी करने के लिए अन्य देशों से ईंधन मंगवाना पड़ रहा है। 14 जुलाई की एक रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने यह भी खुलासा किया कि रूस में ईंधन की कमी इतनी व्यापक है कि इससे उन ईंधन टेंडरों को रद्द करना पड़ रहा है जो रूस की आपातकालीन सेवाओं के लिए ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले थे। यूक्रेन जो अभी कर रहा है वो कभी रूस की कभी सबसे बड़ी ताकतों में से एक रही चीज को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में उजागर कर रहा है। रूस को ईंधन की कमी नहीं होनी चाहिए थी। ये दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन रूस की केंद्रीकृत राजनीति जिसमें हर फैसला एक ही ऐसे आदमी से होकर गुजरता है जो यूक्रेन के प्रति अपने जुनून से बाहर नहीं निकल पाता है, ये रूस के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देना असंभव बना रहा है। इसके बजाय रूस संघर्ष करता है। पुतिन के फैसले का इंतजार है जब यूक्रेन के ड्रोन उड़ रहे हैं। औसत रूसी नागरिक के लिए संकट से निपटने की कोई समन्वित प्रतिक्रिया आने वाली नहीं है। बस उम्मीद है कि यूक्रेन पीछे हटे और रूस भविष्य में संभल जाए। इतनी जल्दी पीछे नहीं हटेंगे। बीती रात के रिकॉर्ड हमलों ने यह साफ कर दिया है। रूस जानता है कि उसे अभी ऐसा बहुत कुछ और झेलना है। 13 जुलाई को यूक्रेन ने जो किया वह जून के अंत में घोषित 40 दिन के ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसे यूक्रेन का कहना है कि पुतिन पर अपना युद्ध समाप्त करने का दबाव डालने के लिए तैयार किया गया है। हम उस ऑपरेशन के आधे से भी कम रास्ते पर हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह यूक्रेन के मध्यम और लंबी दूरी के प्रतिबंधों पर आधारित है। क्या रूस कुछ हफ्ते और झेल सकता है? अगर 40 दिन का ऑपरेशन ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो क्या रूस यूक्रेन के आगे के किसी भी कदम को झेल पाएगा? इन सवालों का जवाब अब धीरे धीरे नहीं होता दिख रहा है। रूस ने कभी एक दिन में इतना नहीं खोया। अगर कुछ दिनों या हफ्तों में यूक्रेन फिर काइनेटिक सैंक्शनों का ऐसा झुंड छोड़ दे जो अभी अभी देखे गए झुंड से भी बड़ा हो और हम वही बात दोहराते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। अभी के लिए यूक्रेन 2026 के आंकड़े में इजाफा करता रहेगा और ये हैरानी की बात है कि रूस अब तक ये साल काट पाया है। जून के अंत में यूक्रेन ने 2026 हमलों के उस तूफान का पैमाना उजागर किया जिससे रूस पर सूरज ढक गया। नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। रूसी रक्षा प्रणाली पूरी तरह पस्त हो गई है और आप हमारे वीडियो को देखकर इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप रूस के खिलाफ यूक्रेन की ताज़ा जीतों पर हमारी आगे की कवरेज देख सके। और हमेशा की तरह आपका धन्यवाद देखने के लिए।